नमस्कार। हिमालयन डिजिटल मीडिया पर आपका स्वागत है। आज हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं एक खास शख्सियत रोहिताश जी से। रोहिताश जी, हिमालयन डिजिटल मीडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, रोहिताश जी शिमला ही नहीं अपितु हिमाचल प्रदेश के लिए एक जाना पहचाना नाम है। रोहिताश जी गौ सेवा, देश सेवा, समाज सेवा, प्रभु श्री राम जी की सेवा के लिए जाने जाते हैं। रोहिताश जी ने युवा अवस्था में इमरजेंसी के दौरान इन्हें अपने घर से बाहर रहना पड़ा, घर से बाहर वेश बदल के रहना पड़ा। इन्होंने काफ़ी कठिनाइयों का सामना किया और ये दौर इनके जीवन में काफ़ी संघर्ष लेकर आया। तो आइए जानते हैं इस दौर को रोहिताश जी ने कैसे जिया है, क्या क्या कठिनाइयों का सामना किया है। स्वयं रोहिताश जी की जुबान। सभी दर्शकों को नमस्कार। इमरजेंसी में मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्य करता था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक मैंने ज्वाइन किया सन 1971 में। 71 के बाद थोड़ा बहुत संघ को देखने में समय लगा और उसके बाद मैं उसका कार्यकर्ता बन गया। तो जिन दिनों इमरजेंसी लगी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मैं एक शाखा का मुख्य शिक्षक था। परंतु जैसे ही इमरजेंसी डिक्लेयर हुई तो एकदम सब क्षेत्र में टेरर था। मतलब 5-7 दिन तो पता ही नहीं लगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और एक टेरर था फैल गया। उस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने देखा कि ये जो इमरजेंसी है ये देश के लिए घातक है, और जो हमारे कार्यकर्ता थे वो काफ़ी लोग अंडरग्राउंड हो गए थे, उन सब से संपर्क करने का विचार किया, और उसी दृष्टि से मेरी भी कुछ जिम्मेवारी लगी है मुझे। उससे पहले क्या स्थिति थी कि घर में रहते हुए हम थोड़ा बहुत काम करते थे अंडरग्राउंड रहते हुए, और कहीं पोस्टर लगा रहे हैं, कहीं पोस्टर चिपका रहे हैं, कहीं घरों में डाल रहे हैं, ऐसा काम करते थे। और पुलिस परेशान थी, वो ढूंढ रही थी कौन कर रहा है। हम सब इसको बड़ा छिपा कर करते थे, तो उनको पता नहीं लग रहा था। उन दिनों मैंने एक मेरे बड़े भाई आर्टिस्ट थे, उनके साथ मिलकर पेंटर का काम शुरू किया था, जिसका नाम हमने रखा था हिम आर्ट स्टूडियो। तो बाद में स्थिति ऐसी हो गई कि मुझे भी लगा कि अब हम बच नहीं सकते, और मैं वो दुकान खाली करने के विषय में उस मकान और दुकानदार से बात ही कर रहा था कि वो पुलिस वाले आ गए और मेरे सामने देखते हुए वो नीचे की ओर उतर गए, क्योंकि नीचे की ओर घर था मेरा रिवोली रोड से, और मैं भी कुछ समझ रहा था, परिस्थितियाँ कुछ ध्यान में आ रही थी। मैं अब उससे बातचीत ख़त्म करके निकलने लगा था, और मैंने सोचा था कि अब घर की ओर नहीं जाऊँगा, कि तभी हमारी लक्कड़ बाजार चौकी का ASI वो और उसके साथ SHO वो नीचे को उतरे थे। ASI ने मुझे पहचान लिया और उसने फिर आवाज़ लगाई और बस बुला लिया। पहले तो मतलब कि मैं कोशिश करता रहा, पर बुला लिया, और बुलाकर कि यहाँ किसी के यहाँ जा रहे हैं हम, उसमें विटनेस डालने के लिए चलो। मैंने कोशिश की बचने की, नहीं, पर भाई मैं चल पड़ा। मैं समझ गया था रास्ते में लोग भी मेरी तरफ देख रहे थे कि आज इसकी बारी आ गई है। अंधेरा सा होने लगा था। मेरे घर में उसी दिन बड़े भाई से श्री महावीर जी, जो प्रचारक होते थे, अंडरग्राउंड में काम कर रहे थे, हिमाचल का काम देख रहे थे, उन्होंने उनसे साइक्लोस्टाइलिंग पेपर के 2 रिम मंगवाए थे। और जब वो रिम लेकर आए तो मैंने कह दिया, भाई साहब ये आज गलत ले आए, आप घर में नहीं लाना था, पर ले आए, आप घर में रख दिया। तो अब मुझे यही था कि भाई इनको रिम मिल जाएंगे, और वो साइक्लोस्टाइलिंग का ही वो कुछ ढूंढ रहे थे, उनकी बातों से मैंने अंदाजा लगा दिया था। तो घर आते ही जैसे होता है, शिमला में दरवाज़ा एक है, अंदर 3-4 कमरे हैं, मैं आगे आगे गया, और वो पेपर के रिम उठाकर मैंने पीछे, टॉयलेट से पीछे जाकर गली में फेंक दिए। अंधेरा सा हो गया था। पुलिस वाले बड़े अच्छे थे। हालांकि उस समय मेरा छोटा भाई OTC करके आया था, और ये जो घोष होता है, जो बैंड होता है RSS का, उसके साइड ड्रम्स हमारे यहाँ पड़े हुए थे,
पर उसके बारे में शायद उनको कोई जानकारी नहीं थी और वो मंदिर के नीचे थे, पर उन्होंने कुछ उस पर नहीं ध्यान दिया और वो मेरे ख्याल विशेषकर वो पेपर वगैरह का ही कुछ ढूंढ रहे थे। कोई आधा पौना घंटा, और अच्छा स्वभाव था। देसराज जी थे शायद उस वक्त एएसपी, और मैंने माता जी को कहा कि चाय पिलाओ। नहीं माता जी, ये इन बच्चों ने आपको भी परेशान किया हुआ है, हमें भी परेशान किया हुआ है। और बड़े अच्छे ढंग से वो उन्होंने तलाशी ली, कोई ऐसे मिसबिहेव नहीं किया। और अंत में कोई आधे घंटे के बाद एक आदमी पीछे से वो गली से वो पम्फलेट, वो जो पेपर के रिम थे वो ले आया। तो उन्होंने पूछा कि ये कहाँ से। मैंने कहा मुझे नहीं पता क्या है, कि ये सेकुलर सेलिंग में। मैंने कहा मुझे नहीं पता ये कहाँ था, कि ये पीछे गली में था। मैंने कहा मुझे नहीं पता। और उस वक्त मैंने ये कहा, एकदम दिमाग में उस वक्त बात है, मैंने कहा ये आरएसएस वालों की शरारत हो सकती है। और क्योंकि वो मुझे कहते थे कि काम करो आरएसएस का, और मैंने कह दिया कि भाई अब तो आरएसएस बैन है, मैं तो काम नहीं करूँगा। और वो मेरे को कह रहे थे कि तेरे को सबक सिखाएंगे। उस वक्त हमारे घर के ऊपर मंगत धानी जी रहते थे, बहुत पुराने सिविल सर्वेंट थे वो टेलीफोन उन्हीं के पास था। वो एएसपी और दूसरे ऑफिसर मेरे को लेकर उनके यहाँ गए। वहाँ से एएसपी ने एसपी से बात की, उसको सारी स्थिति बताई। पर वो राष्ट्र का काम करते हुए कॉन्फिडेंस बढ़ा था। मतलब उस वक्त भी ये था ध्यान में कि अगर ये कहेंगे चलो, तो किसी तरीके से छूट कर मैंने नीचे की ओर भाग लेना है। नीचे के हमें पगडंडियाँ, पौड़ियाँ सब हमें ध्यान अंधेरा तो हो चुका था, और मुझे ध्यान था कि ये मुझे पकड़ नहीं पाएंगे। पर उस वक्त उन्होंने मुझे साथ नहीं लिया। और दूसरे दिन से मेरी ड्यूटी पांवटा जाने की थी। तो दूसरे दिन मैं सुबह ही 4 बजे से पहले घर से निकल गया और वहाँ से हरिद्वार की बस में शिमला से बैठा और पांवटा निकल गया। और इस तरीके से मेरा वो अंडरग्राउंड पीरियड शुरू हुआ, और जो 7-8 महीने चलता रहा। उस समय में मैंने सारा सिरमौर का काफ़ी इलाका, सोलन और शिमला जिला के ऊपरी विभागों में काम किया अंडरग्राउंड रहते हुए स्वयं सेवकों से। क्योंकि इमरजेंसी की वजह से आरएसएस का काम तो मेन संपर्क का है, वो संपर्क ही लगभग सबका टूट गया हुआ था। तो उनसे सबसे संपर्क कर रहे थे और सत्याग्रह के लिए कुछ हम उनको उत्साहित कर रहे थे। तो उसमें इधर आपके चौपाल, जुब्बल, कोटखाई, ये सब क्षेत्र, उधर पांवटा साहब, पीछे से मैं चौपाल से पीछे से जाता था हरिपुर धार की बैक साइड से। अब मुझे ध्यान नहीं है। और पैदल ज़्यादा चलता था, क्योंकि एक तो फंड्स भी नहीं थे, और दूसरा वही था कि बसों में कोई पहचान लेगा, तो इसलिए ज़्यादातर पैदल चलते थे। और उस वक्त भी मैंने शिमला जिला का ऊपरी इलाका पहली बार देखा। इस सारे पीरियड में रोडों में एक देसराज जी थे, शायद उनका नाम आचार्य देसराज ऐसा, उनकी दवाइयों की दुकान थी, और उनके घर रहा मैं बहुत समय। फिर अपने शाड़ी जुब्बल में मियाँ जीवन सिंह जी, बहुत पुराने सेंसर थे मियाँ, उनके घर मैं कई दिन वहाँ रहा। वहीं से इधर उधर जाना, और बाकी सारे क्षेत्रों में इधर आंधी दराज साइड भी घूमा। तो ऐसा आखिर में कोई 1.5 महीने बाद ये स्थिति हो गई कि संपर्क बिल्कुल कट गया एकदम। एक हमारे प्रचारक थे, प्रेम जी गौतम उनका नाम था, वो सिंधी परिवार से थे। शिमला में जब आदेश आया कि सत्याग्रह करो, मैं तो नहीं था शिमला में, तो उनको आदेश आया, उन्होंने 1-2 साथी तैयार किए और सत्याग्रह का प्लान किया। और सत्याग्रह के एंड टाइम पर जो मुझे बाद में पता लगा कि उनके साथी नहीं आए, और उन्होंने माल रोड पर सत्याग्रह किया। जैसे ही उन्होंने नारे लगाए, तो माल रोड पर चौकी नज़दीकी होती है, वो आगे उनको ले गए। और ऐसे पता लगा कि उनसे बहुत दुर्व्यवहार किया, पुलिस ने उन पर बहुत ही ज़्यादा अत्याचार किए। यहाँ तक कि मैं बाद में उनसे मिला, उन्होंने बताया कि मेरे शरीर से पलाश से बाल नोचेंगे, मेरे नाखून पलाश से खींचेंगे, इतना टॉर्चरिंग की। तो उससे क्या हुआ कि शिमला में बहुत आतंक सा, टेरर हो गया। तो पुराने हमारे लोग जो राजनीतिक क्षेत्र में थे, वो तो जाकर क्षमा मांगने लगे, और कि हम नहीं
ज्वाइन करेंगे। जहाँ तक मुझे ध्यान है कि राजा वीरभद्र सिंह जी की सरकार थी, तो इतना आतंक हिमाचल में नहीं था जितना उस वक्त हरियाणा और दिल्ली वगैरह में हम सुनते थे। तो उससे इतना टेरर हो गया और संपर्क हमारे कट गए। संपर्क ना रहने से मैं शिमला रात को वापस आया। एक बहुत सीनियर कार्यकर्ता थे, सरकारी अधिकारी थे, उनके घर रात को पहुंचा। वो रात को बाद में मुझे मिलने आए, काफ़ी देर मुझे इंतज़ार करनी पड़ी और उन्होंने मुझे कहा कि आप रोहतास की क्षमा करो और आप यहाँ से चले जाइए। तो उससे मुझे लग गया कि सचमुच ज़्यादा आतंक है। और मैं वहाँ से रात को अंधेरे में, मेरा घर लक्कड़बाजार काट रोड के नीचे था, तो संजौली से काट रोड से गया ताकि ऊपर से कोई मिले ना। और अंधेरे में मैं अपने घर पहुँचा। घर पहुँचकर मेरे साथ एक बड़ा मेरा सुखद अनुभव हुआ। मैं अनएम्प्लॉयड था, घर की आर्थिक स्थिति भी कोई बहुत अच्छी नहीं थी और माता जी मेरे को देखकर बड़े खुश हुए, खूब आशीर्वाद दिया, खाना वाना खिलाया और उन्होंने एक बात कही जो मैं अब ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता। उन्होंने कहा, बेटा अब तू हमारी तरफ से निकल गया है और तू जो काम कर रहा है उसमें हमें कुछ बुरा नहीं लग रहा है, ये अच्छा काम है। पर तूने जो हम टीवी में आजकल देखते हैं, रेडियो में सुनते हैं, लोग माफ़ी मांगकर वापस आ रहे हैं घर, वैसे नहीं आना, माफ़ी मांग कर नहीं आना। अब निकल गया है, जो मर्जी हो, सहना पड़े उससे हो, पर माफ़ी मांग कर नहीं आना। उस बात से मुझे बहुत हौसला हुआ। और पर ये हुआ कि मैं, क्योंकि सब संपर्क कट गए थे, लोग मुझसे मिलना नहीं चाह रहे थे, तो मैं वहाँ से नाइट बस से दिल्ली निकल गया। दिल्ली में हमारे बहन जी होते थे, हिमाचल भवन में जो पुरानी बिल्डिंग थी वहाँ उस वक्त, वहाँ मैं उनके पास रहा। वहाँ जीजा जी होते थे, जीजा जी पूछ रहे थे क्या करना है, मैंने कहा देखता हूँ। दिल्ली में मैंने किसी तरीके से, एक हमारे पुराने प्रचारक थे, वो वहाँ दुकान करते थे, उनकी दुकान पर जाकर संपर्क किया। तो वो भी कुछ निष्क्रिय थे और एक तरह से मजाक से जैसी बात में उन्होंने कहा कि, मैंने कहा जी मैंने सत्याग्रह करना है, क्योंकि मैं शिमला में, हिमाचल में लोगों को सत्याग्रह करने को बोल रहा था, परंतु अब कुछ आतंक ज़्यादा हो गया है तो मैं यहाँ दिल्ली में करना चाह रहा हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, और कुछ दिनों बाद बुलाया, फिर उनसे संपर्क होता रहा और फिर उन्होंने मेरा वहाँ संपर्क कराया। दिल्ली में वहाँ बैठक चल रही थी, 5-7 आदमी थे कार्यकर्ता। उन्होंने, मैंने जब कहा कि मैं सत्याग्रह करना चाहता हूँ, तो पता नहीं क्या हुआ, उनको लगा कि ये, हालांकि दिल्ली में मैंने सत्याग्रह करते होते हुए देखे थे, 5-7 लोग इकट्ठे होते थे, जिंदाबाद मुर्दाबाद नारेबाजी करते थे, इंदिरा गांधी मुर्दाबाद, इमरजेंसी हटाओ, और पुलिस ऐसे पकड़ कर ले जाती थी, बड़े आराम से थिएटर्स के बाहर जनरली करते थे। तो उनको लगा कि ये कोई ज़्यादा बहादुर है, और उन्होंने कहा, एक बड़े संघ के बहुत बड़े अधिकारी हैं, अभी भी वो पूर्णकालिक हैं, उनको, कि तुमने उनके साथ सत्याग्रह करना है और जल्दी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ना है। मैंने कहा ये कैसे हुआ, कि नहीं हम आपको पेड़ वेड़ पर चढ़ा देंगे और वहाँ से आपने जल्दी नहीं उतरना है और काफ़ी देर लगानी है। मैंने कहा जी बात यह है कि मैं भी थोड़ा भयभीत हो गया हुआ था, तो मैंने कहा जी बात यह है कि मेरी वहाँ खोज खबर हो रही है, वहाँ जब ये यहाँ अरेस्ट होगा, हमारा हिमाचल के लोगों का कुछ बोलने का स्टाइल ही ऐसा होता है कि पता लग जाता है बाहर का आदमी है, तो मुझे वो हिमाचल भेज देंगे और वहाँ फिर मुझे लगता है कि वो ज़्यादा टॉर्चरिंग करेंगे, क्योंकि मैं उनको रिपोर्ट्स ही हूँ, उसमें अंडरग्राउंड पीरियड में भी उनके पास रिपोर्ट्स थी। एक दो बार मेरा पीछा भी किया सीआईडी वालों ने, खड़ा पत्थर और जुब्बल की चढ़ाई के बीच में। तो मैंने कहा वहाँ मैं जाना नहीं चाहता। उन्होंने कहा नहीं 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 आप कर सकते हैं, ऐसा वो बात की उन्होंने, और मैं फिर वहाँ से वापस आ गया। फिर अगली मीटिंग के लिए उन्होंने बुलाया। अगली मीटिंग में फिर मैंने कहा कि मैं ऐसा नहीं, मैं ये सिंपल से ऐसे सत्याग्रह हो रहे हैं और दिल्ली का निवासी होकर, और ना हमें ये बताना होता है उसमें, और एड्रेस लेना होता है, उसमें जाऊँगा। उन्होंने फिर मना किया, तो उसके बाद मैं फिर वहाँ से भी उनसे संपर्क नहीं किया, और दिल्ली में मैंने अपने जीजा को कहा कि मैं
पेंटर का काम सीखता हूँ, क्योंकि उससे पहले कुछ व्यवसाय में मैंने काफ़ी पैसा डुबो लिया था घर का। तो पेंटर के काम में कोई पैसा नहीं लगेगा, और उस काम को सीखने में मैं लग गया दिल्ली में पूरी इमरजेंसी में वहाँ रहा। और जैसे ही इमरजेंसी समाप्त हुई दिल्ली में, उसके बाद मैंने किसी पेंटर के साथ फरीदाबाद में दुकान कर ली थी, हिम आर्ट स्टूडियो के नाम से। और वहाँ से जब इमरजेंसी ख़त्म हुई, चुनाव की रिपोर्ट्स में हिमाचल भवन से सरकारी फ़ोन होता था वहाँ, और इमरजेंसी ख़त्म हो गई थी तो डर भी ख़त्म हो गया था। मैं शिमला में मंगत धनी जी जो ऊपर रहते थे उनको लेटेस्ट न्यूज़ दिल्ली से वहाँ दे रहा था। और उसके दूसरे या तीसरे दिन दिल्ली में मैं रह नहीं सका, हालांकि इमरजेंसी 2-2.5 साल 1.5 साल के करीब मैंने वहीं काटी पूरी। और वहाँ से मैं एक ट्रक में बैठकर, हमारे जीजा जी का सेब का बिजनेस था, उनके ट्रक में बैठकर शिमला आ गया। रोहिताश जी, जैसा कि आपने कहा कि काफ़ी संघर्ष और काफ़ी कठिनाइयों का आपने सामना किया। इन संघर्ष के दौर से, कठिनाइयों के दौर से जब आप उभर कर आए और इमरजेंसी के बाद आपने अपने व्यवसाय शुरू किया, उसमें आपको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? क्या क्या संघर्ष रहे कि आपको अपने व्यवसाय को स्थापित करने में हिमाचल प्रदेश में समस्या आई और आपने कावासाकी की स्थापना की है? और कावासाकी वर्तमान समय में हिमाचल प्रदेश में अपने कार्यों को लेकर के विख्यात है। तो ये पूरी सफ़र आपका कैसे रहा कि जब आपने इमरजेंसी के दौर से आप आए, अपने व्यवसाय की शुरुआत के लिए आपने काफ़ी संघर्ष किया और आज कावासाकी के रूप में जो आपका व्यवसाय चल रहा है वो प्रदेश भर में काफ़ी उसका नाम है, काफ़ी चर्चा है और उनके कार्य की काफ़ी सराहना की जाती है। ये पूरा सफ़र, इसकी दास्तान क्या है, ये आपसे ज़रूर जानना चाहिए। इमरजेंसी से वापस आने के बाद भी स्थिति ये थी कि पैसा कोई नहीं था, घर की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी, और भाई साहब जो आर्टिस्ट थे वो फरीदकोट में नौकरी करने चले गए थे। परंतु उस सारे पीरियड में दिल्ली में रहते हुए मैं, ये तो है कि मैं वो पेंटर का काम पूरी तरह नहीं सीख पाया, पर मैंने टेक्निक देखी, क्योंकि काम सीखने में या तो छोटी उम्र में चला जाता तो मैं सीख पाता, या मेरा शौक होता। पर मैं तो मजबूरी में गया था, और इसके लिए गया था कि भी इसमें पैसा नहीं लगेगा। तो वो मैंने सोचा कि यही काम करना है। और दिल्ली में रहते हुए पेंटिंग का काम करते हुए वहाँ हम एडवर्टाइजर्स के काम करते थे, उनके होर्डिंग्स लगते थे। और मैंने क्या किया कि शिमला में एक पहले तो बड़ा नाम सोचा, यूनिक था, और फिर एडवर्टाइजर कावासाकी एडवर्टाइजर्स के नाम से शुरू करने का सोचा। अब उसके लिए एक अच्छा सा ऑफिस चाहिए, ऑफिस के लिए थोड़े बहुत पैसे 200-400-500 कर लिए, तो मुझे जगह मिली आप जानते होंगे रोडू से श्री खुशीराम जी। वो खुशीराम जी के पिताजी की रीगल के साथ ही एक वो शॉप जैसी थी, रीगल बिल्डिंग के बिल्कुल लेफ्ट साइड में, जिसमें अब एक वो शॉल्स वाला बैठता है और एक लकड़ी के सामान वाला बैठता है। उसके ऊपर की मंजिल में कोई 6-6.5 फुट की ऊंचाई थी परछती में, वहाँ उनसे मैंने सन्नम राम जी के पास में है रोडू जाकर उनके घर मिलकर आया, और उनसे मैंने वहाँ ऑफिस की बात की। तो उनसे कुछ मतलब 1 आधे महीने का किराया देकर हमने वहाँ टेबल कुर्सियाँ लगा ली, और एक छोटा सा टाइपराइटर रख लिया। एक मेरे बिरादरी से थे, वो टाइपिंग का भी काम करते थे, बाद में SBI में लगे, तो उनको मैं बुलाता था, और चिट्ठियाँ विट्ठियाँ, बस चिट्ठियाँ विट्ठियाँ लिखना, पैड वैड छुपवा कर चिट्ठियाँ विट्ठियाँ लिखना शुरू कर दिया। और इन द मेन टाइम पेंटर का काम शुरू कर दिया। पेंटर के लिए मैं दिल्ली से एक पेंटर को लेकर आया, मुस्लिम पेंटर था पर अच्छा आर्टिस्ट था, और दिल्ली से पेंट वेंट भी लाया। दिल्ली और शिमला के रेट्स में बड़ा फ़र्क था, पेंटिंग के काम के भी, बिजनेस मतलब दुकानदारी में भी आप समझ लीजिए, और मटेरियल की कॉस्ट में भी। तो मैं दिल्ली से सामान लेकर आया, और उस पेंटर को मैंने अपने वहाँ एक कमरा दिया, हमारे क्वार्टर होते थे वहाँ कमरा दिया, और एक वर्कशॉप बना ली अपने आंगन में, लकड़ी के फट्टों से वहाँ बना ली। तो वो उस तरीके से मैंने वो काम शुरू किया, और शुरू में सौभाग्य से मुझे फोर्स केयर सिगरेट का काम मिल गया। वहाँ एक स्वयंसेवक थी, गेंडामल हेमराज के पास एजेंसी होती थी,
उन्होंने मुझे कहा, और वो कंपनियों के रेट में बड़ा फ़र्क होता था, शिमला और कंपनियों के रेट में 3 गुना का फ़र्क होता था। पर मुझे आदत थी दिल्ली में काम करने की और कंपनियों को काम करने की, तो उस हिसाब से हमने हाँ कर दी, और वो फोर्स केयर का काम मैंने शुरू किया, जो आहिस्ता आहिस्ता सारे हिमाचल स्तर तक फैलाया, क्योंकि कंपनियों को भी उस रेट में काम करने वाले नहीं मिलते थे, वो उनको दिल्ली से या नीचे से भेजने पड़ते थे, और हम लोकल थे, तो इसलिए वो सारे हिमाचल में मैं काम करने लगा। और इन द मीन टाइम लोकल पेंटर का भी काम करना शुरू की। 5-6 महीने की स्टेज ये थी कि मैं खुद तो काम करता नहीं था, तो रंग लगाने का काम मैंने करना, वो जो फर्स्ट कोट बोलते हैं, ग्राउंड कोट बोलते हैं, वो करना, और उसके बाद पौड़ी पकड़ कर मैंने खड़े होना, और वो पेंटर काम करता था। उस स्टेज से आहिस्ता आहिस्ता काम बढ़ाया, वर्कशॉप अपनी थी, तो उसमें कुछ और कठिनाइयाँ भी आई, क्योंकि वहाँ हमारे किराएदार थे, उनकी तरफ से भी बड़ी कठिनाइयाँ आई, कोर्ट केसेस वगैरह भी हुए, पर हम चलते थे। और बीच में कभी वो ऑफिस खाली करना पड़ा, तो कभी घर से चलाते थे, कभी मैंने अनाज मंडी में ऑफिस लिया किसी से, उनके साथ, वो भी बाद में उनको लगता था कि ये तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, वो भी कहीं पार्टनरशिप करो, फिर छोड़ा। ऐसे दो चार जगह, और 8-10 साल हमने ऐसे ही चलाया, और कम से कम 7-8 साल मेरी ये स्थिति रही कि उस बिज़नेस में मैंने पैसा नहीं निकाला। घर वालों को भी थोड़ा बहुत खर्चा देना सो देना, नहीं तो घर वाले भी कोई मेरे से एक्सपेक्ट ज़्यादा नहीं करते थे, और वो पैसा वो सारा इनकम में जुड़ता गया। और बिल्कुल मेरी कोशिश ये थी कि बैंक अकाउंट से चेक लेना और चेक से देना, और फिर वो बैंक में, तो थोड़ा सा वो फाइनेंस भी बनता गया, और आहिस्ता आहिस्ता वो मेरा बिजनेस कावासाकी एडवर्टाइजर्स के नाम से पॉपुलर हुआ। और फील्ड में जाकर हम काम करते थे, उसमें काफ़ी मेहनत भी करनी पड़ती थी, तो कावासाकी एडवर्टाइजर्स का नाम इस तरीके से शुरू हुआ, जो आहिस्ता आहिस्ता फिर छोटा भाई मेरा MSc की थी उसने, वो बाहर जॉब कर रहा था, वहाँ उसका कुछ एक्सीडेंट हो गया 3-1 साल बाद, तो फिर मैंने उसको कहा कि भाई अब आ जाओ, यहाँ एक आदमी के बस का काम नहीं है। और छोटा भाई राजीव कुठियाला वो मेरे साथ आ गया, वो ज़रा पढ़ा लिखा भी मेरे से ज़्यादा था, और बीच में उसको फिर मैंने एक एडवर्टाइज़र एसोसिएशन ऑफ इंडिया से ट्रेनिंग का पता लगा, उसको मैंने कुछ 6 महीने की ट्रेनिंग बॉम्बे में करवाई थी, उससे उसको प्रोफेशनलिज्म भी आ गया, और फिर हमारा काम बड़ा अच्छा चला। और उस जिस वक्त हमने एडवर्टाइज़र के नाते काम शुरू किया, होर्डिंग्स का बहुत कम होर्डिंग्स लगते थे, 2-3-4 शिमला में लगते थे, और ज़्यादा नहीं लगते थे, तो वो हिमाचल में पहला काम एडवर्टाइज़र के नाते हमने शुरू किया था, जिसमें होर्डिंग्स लाइन हमने डेवलप की, और ऑल ओवर हिमाचल हम होर्डिंग्स लगाते थे। होर्डिंग्स में ऐसा होता है कि उसमें गर्डर लगते हैं लोहे के, और साइन बोर्ड लोहे के बनते थे, काफ़ी भारी होते थे, 20 फुट 10 फुट का होता था, उसको हम 3 पीसेज में बनाते थे, जोड़ कर बनाते थे, और फिर ऐसे लेकर जाना उनको, तो बड़ा भारी काम होता था, और वो उसको जगह जगह लगाना, और उसमें रिस्क ये होता था कि कोई लोग उखाड़ कर ले जाते थे लोहा का भी, तो उसमें वो रिस्क होता था। पर उसमें ये होता था कि साल का हमने इतना पैसा लेना है, और उस सारे पीरियड में उसको वो एडवर्टाइजमेंट देनी है। बोर्ड चोरी हो गए वो भी हमने देना है, बोर्ड मतलब पेंटिंग खराब होगी वो भी हमने करनी है, पर उसमें फिर भी हमारा नाम भी बना और थोड़ा पैसा भी कमाया। तो इस तरीके से वो कावासाकी एडवर्टाइजर का काम चला। अब तो उसकी स्थिति ये है कि हमारे पास 2 जगह ऑफिस है, एक मिडल बाज़ार में, एक SDA कम्प्लेक्स में। और मिडल बाज़ार में क्योंकि छोटा भाई साथ था, तो कोई थोड़ा पीरियड पहले मैंने उसको किया कि मिडल बाज़ार का काम संभाल लो, और उसका भी परिवार है आगे, और बेटा मेरा बड़ा वो ये काम संभालता है, और उसने इसमें एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग में मास्टर डिग्री की। उससे पहले करोड़ीमल कॉलेज से उसने इसमें किया था, बी नहीं आर्ट्स में किया था, आर्ट्स में किया था उसने, और उसके बाद ये डिग्री की। हालांकि वो बड़ा इंटेलिजेंट था। शुरू में जब वो इस लाइन में आया तो 2-4 बार उसने कहा भी कि पापा अगर मैं किसी और लाइन में जाता तो शायद मैं किसी और अच्छी पोस्ट पर होता, पर मैंने शुरू में क्योंकि भाई काम ये चल गया है और इसको संभालने वाला चाहिए, तो उसको इस लाइन में डाला,
और वो अब बड़ा अच्छा SDA वाला ऑफिस संभालता है और बहुत अच्छा काम कर रहा है। और आउटडोर का काम अब थोड़ा कम हो गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, हिमाचल गवर्नमेंट का तो करता है, प्राइवेट कंपनियों का अब कम कर दिया है, क्योंकि उसमें कंपटीशन भी ज़्यादा हो गया और अब रिलायबिलिटी भी नहीं रही। तो पहले तो काम करते थे और उसके बाद पैसे मिलते थे, अब कई बार कंपनी को पैसे नहीं मिल पाता। और उससे अलावा उसने जो बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं गवर्नमेंट की या मेले लगते हैं, उसमें भी कुछ हो गया। रोहिताश जी, शिमला नगर निगम में आप काउंसलर रहे, और जब आप काउंसलर रहे शिमला नगर निगम में, उस वक्त आपके द्वारा किए गए समाज सेवा के कार्य, अपनी लोक संस्कृति के प्रति जो आपने कार्य किए, और हिंदू धर्म के लिए कार्य किए, अपने धर्म के जन जागरण हेतु आपने काफ़ी कार्य किए, वो काफ़ी चर्चा में रहे। और एक काउंसलर के तौर पर आपके क्या क्या अनुभव रहे, और राजनीति के क्षेत्र में जब आपने पदार्पण किया और राजनीति में आपके कैसे कैसे खट्टे मीठे अनुभव रहे, वे जरूर आपसे जानना चाहेंगे। मैं सन 1984 तक राष्ट्रीय स्वयं संघ का पदाधिकारी रहा। पूरे पहले शिमला जिला, जिसमें अब कई जिले या विभाग बन गए हैं, शिमला जिला किन्नौर तक और करसोग तक, उसका कार्यवाह के नाते थोड़ा प्रवास करता था। मुझे शौक भी था और राष्ट्रीय स्वयं संघ से बड़ी लगाव हो गया था। तो जैसे ही मुझे समय मिलता था, या कम से कम शनिवार इतवार मैं घर से बाहर लगाया करता था। 84 के आसपास मेरी जिम्मेवारी वहाँ से ख़त्म हो गई और वो नई टीम आ गई। बहुत साल हो गए थे हमें काम करते हुए, तो उसके बाद थोड़ा मैं देख रहा था कि क्या करूं, कहाँ करूं। इसी बीच में नगर निगम के चुनाव आ गए। नगर निगम के चुनाव की वक्त स्थिति ये थी कि उन दिनों जनता पार्टी से भारतीय जनसंघ अलग हो गया था, और मुझे जो उस वक्त का अनुभव है, भारतीय जनसंघ का झुकाव ये हो गया था कि जिस तरीके से बाकी पार्टियों में स्थिति है, क्योंकि हिंदू, इस पर हम शायद सत्ता में कभी ना आ सके, तो प्रो मुस्लिम या सोशलिज्म की तरफ भी कुछ उनकी ऐसी बातें होने लगी थी जिसको हम पसंद नहीं करते थे। मुझे ध्यान है कि शिमला में जनसंघ का बहुत बड़ा केंद्र कार्यालय नहीं था। बहुत बड़ा केंद्र कौन सा था? दीपक होटल। पंडित दीपक जी होते थे, किशन जी, उनके यहाँ कार्यकर्ता नौजवान वगैरह मिलते रहते थे, खाना वाना भी खाते थे। वैष्णव भोजनालय था, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता, तो हम भी वहाँ दिन में 1-2 चक्कर लगाया करते थे। तो वहाँ बार बार यही बात होती थी कि ये क्यों ऐसी स्थिति है। उन्हीं दिनों चुनाव है और अब हमारा थोड़ा ये समाजवाद या प्रो मुस्लिम की वजह से थोड़ा सा दूरी था, और उस वक्त वैसे भी जनसंघ और राष्ट्रीय स्वयं संघ में इतनी निकटता नहीं थी। तो बहुत से संघ के कार्यकर्ता जनसंघ में थे, परंतु जो संघ के कार्यकर्ता थे वो जनसंघ में काम नहीं करते थे, वो संघ का ही काम करते थे। तो ये उसमें किसी ने सुझाव दिया कि चुनाव लड़ो, और मैं भी क्योंकि समय था मेरे पास, तो चुनाव लड़ने का मन बना लिया, और मैं ये कहता था कि भी मैं इंडिपेंडेंट लड़ूंगा। मुझे 2-3 बार जनसंघ से भी संदेश मिला कि आप टिकट के लिए अप्लाई करो, हम आपको टिकट देना। मैंने कहा नहीं, मैं इंडिपेंडेंट अप्लाई करूँगा, मुझे थोड़ा सा आपकी नीतियों से मतभेद है। पर जब चुनाव की तिथि नज़दीक आ गई और पेपर भरने की लास्ट थी, 1-2 दिन रह गए, तो मैंने देखा कि मेरे वार्ड में बहुत से कैंडिडेट्स हो गए हैं। अब जनसंघ के किसी और कैंडिडेट को टिकट दे दिया, जबकि मुझे विश्वास था कि मैं उनसे ज़्यादा वोट ले लूँगा, क्योंकि वो काफ़ी सीनियर सिटीजन थे। हालांकि हमारे वो टीचर भी रहे थे, और मैं उनकी वो संघ के कार्यकर्ता भी बहुत रहे थे, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता था। तो वो भी मेरे पास आए पहले कि भाई तुम लड़ो इलेक्शन, नहीं तो फिर मुझे लड़ना पड़ेगा। मास्टर संतराम जी उनका नाम था। मैंने उनको भी मना किया, पर जब वो बाद में स्थिति देखी, तो जहाँ जहाँ मेरे जानकारी थी वार्ड में, पूरा वार्ड तो जानकारी नहीं थी,
और उस दृष्टि से कभी काम भी नहीं किया था। तो वहाँ तो 3-4 कांग्रेस का कैंडिडेट भी वहीं से, जनसंघ का कैंडिडेट भी वहीं से, 2 इंडिपेंडेंट, 2 या 3 इंडिपेंडेंट भी वहीं से। और वो जो जिस क्षेत्र में बाकी जो 60% वार्ड था उसमें से एक कैंडिडेट था, वो भी वार्ड से बाहर था। तो वो इंडिपेंडेंट थे कांग्रेस आइडियोलॉजी के। तो मुझे लगा कि या तो अब चुनाव लड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जिस क्षेत्र में मेरी वाकई है वहाँ से तो डिवाइड हो जाएंगे, तो या फिर पार्टी के टिकट पर। मैंने जरा सा इशारा ही किया उनको कि मैं तैयार हूँ टिकट देने के लिए, और उन्होंने खुशी खुशी मुझे, उस वक्त तो मुझे ध्यान है कि 600-700 रुपये अप्लाई करने की फ़ीस थी, वो दी और भाजपा का टिकट मुझे मिल गया। बल्कि वो मास्टर संतराम जी बाद में कहते यार तुझे मैंने पहले ही कहा था। मैंने कहा जी अब ये स्थिति हो गई, पर उन्होंने बुरा नहीं मनाया। और उसमें इलेक्शन में हमने खूब काम किया। कांग्रेस के कैंडिडेट एक ईओ साहब थे रिटायर्ड, काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी थी उनकी, वो थे म्यूनसिपल कमेटी से ईओ रिटायर्ड हुए थे। तो ऐसे अनुभवी लोगों के बीच में के साथ चुनाव लड़ा, और सौभाग्य से उसमें छोटे भाई की टीम, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों की टीम बहुत मेरा को योगदान दिया, और हमने एक नौजवानों की बड़ी अच्छी टीम लड़ी और वो खड़ी की। और सारे वार्ड के प्रत्येक मोहल्ले में ये स्थिति, संगठन का काम हमने सीखा हुआ था संघ से, प्रत्येक मोहल्ले में हमारे 2-3 कार्यकर्ता थे। लगभग मैं तो ये कहूँगा कि हर एक बिल्डिंग में, किराएदार बहुत ज़्यादा होते थे, हर एक बिल्डिंग में कोई एक कार्यकर्ता जरूर होता था। और चुनाव अच्छा हुआ, चुनाव लड़े खूब, उसमें दौड़ धूप भी हुई, और चुनाव में मैं कोई 150 वोटों से जीता था। और उसके बाद हुआ ये कि जो चुनाव हुआ तो ज़्यादातर कैंडिडेट जो मेरे से पहले काउंट हुए वो कांग्रेस के जीत रहे थे। तो मेरा पहला नाम नॉमिनेशन, मेरा रिजल्ट में मेरा नाम आया, और महेंद्र लाल जी डीसी होते थे। महेंद्र लाल जी को सभी लोग जानते थे कि थोड़ा वो प्रो कांग्रेस के वो थे, परंतु सूद थे और मैं भी सूद परिवार से था। तो मैंने उठकर पहले उनसे आशीर्वाद दिया, और वहाँ से बाहर निकला तो बहुत लोगों में, कार्यकर्ता में बहुत उत्साह था। बहुत उत्साह से वो उन्होंने मुझे शोभा यात्रा के तरीके से बाजार में निकाला। बाजार क्योंकि जनसंघ का होड़ रहा था, भाजपा हो गई थी तब, तो उस बाजार में होड़ था, तो बाजार के लोग भी बड़े खुश थे, और बाजार में बड़े अच्छे उससे हुआ। ये तो हुआ जीत का विषय। उसके बाद जो अब पॉलिटिकल वर्किंग में कभी रहा नहीं था, उसका अनुभव भी नहीं था, तो उसको सीखते सीखते काफ़ी टाइम लग गया कि किस तरीके से वर्किंग करनी है। काउंसलर के नाते हम तो बस सच्चाई के नाते और गलत बात के नाते, तो उसमें 2-4 आंदोलन हुए। एक आंदोलन हुआ हमारे जनसंघ के टाइम पर, भारतीय जनता के टाइम में युवा मोर्चा की कॉल पर एक वहाँ आंदोलन खड़ा किया गया, और उसमें थे राजन सुशांत जी, उस वक्त युवा मोर्चा के विधायक होते थे। मैं उनके पास जाता था, परंतु उनकी बातचीत से मुझे लगता था कि जिस तरीके से हम काम करना चाहते, आइडियोलॉजी के कारण हम काम कर रहे थे, उनके बातों से मुझे वो नहीं लगता था। उनको तो संघर्ष करो और बस किसी भी तरीके से आगे बढ़ो। तो युवा मोर्चा की कॉल पर एक आंदोलन चला, उसमें हर रोज़ कोई कार्यकर्ता सत्याग्रह करते थे। तो उसमें 7-8 दिन हो गए थे, तो एक दिन भी मेरी बारी आई। तो सत्याग्रह में मुझे ध्यान है तो उस वक्त म्यूनसिपल कमेटी का कुछ पोर्शन गेटी थिएटर में होता था, पुलिस चौकी के ऊपर। तो मैं वहाँ चढ़ गया और वहाँ से हमें सत्याग्रह, पुलिस अफसर भी कुछ जानकार बन गए हुए थे, उनसे भी मैं आंखों को इशारा करता था। तो कम से कम अब सत्याग्रह करना है तो गिरफ्तारी तो होनी है, एकदम माल वो करना, एकदम पकड़ लेते थे। और नीचे पुलिस स्टेशन था, तो मैं उनको आंखों से इशारा भी करता था, और कम से कम 10-15 मिनट लग गए। और उन दिनों स्थिति ये होती थी कि 10-15 मिनट में इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई, वहाँ खूब शोर शराबा होने लग गया।
लॉ एंड ऑर्डर के उनको डर हो गया कि भाई ये तो वो इकट्ठे हो जाएंगे, और सब तो मुझे भी पकड़कर अरेस्ट किया। पर ऐसा होता था कि दूसरे दिन या शाम को वो छोड़ दिया करते थे। हिमाचल में डेमोक्रेसी के हिसाब से मैं कहता हूँ कि राजा वीरभद्र सिंह जी का शासन बड़ा अच्छा रहा, और कभी ज़्यादा अत्याचार नहीं हुए, कोई ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। उसके बाद रामलाल जी के समय में राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर अत्याचार होने लगे थे। तो ये मेरा अच्छा, हाँ, अब ये जो समय था इसमें ऐसे और भी सभी आंदोलनों में जनसंघ का थोड़ा बाल्यकाल ही उसको कहेंगे, और हमने कुछ ना कुछ इशू लेकर आंदोलन करना। तो क्या स्थिति थी? स्थिति ये थी कि 8-10 कार्यकर्ता होते थे, एकदम इकट्ठे होना, फोन से या कैसे भी इकट्ठे होना, और बाजार में हमने नारेबाजी शुरू कर देनी। 8-10 कार्यकर्ताओं ने लोअर बाजार, थोड़ा तंग भी होता था, अब तो बहुत ज़्यादा तंग हो गया, थोड़ा तंग भी होता था, हमने पूरा ऐसे 2 लाइनों में घेर लेना और बस नारेबाजी करनी। अब होता क्या था कि पीछे वाले लोगों को रास्ता नहीं मिलता था, और हम आगे नारेबाजी है तो पीछे भीड़ लग जाती थी, ऐसा लगता था कि भाई बहुत बड़ा जुलूस है। और उस रात हमने वो एक आंदोलन के दिन थे, और उसमें काफ़ी काम किया। काउंसलर के रहते रहते मैंने अपने वार्ड में संपर्क खूब किया, वार्ड से बाहर में जाता नहीं था, वार्ड में संपर्क खूब किया। और उसी समय में मतलब कि माननीय दौलतराम चौहान जी की डेथ हो गई, और उनके बाद टिकट मिला सुरेश भारद्वाज जी को। दौलतराम चौहान जी की मृत्यु के बाद शिमला में जो शिमला के लोकल कार्यकर्ता थे, सबसे सीनियर मोस्ट वो किशन चंद जी थे। उससे पहले पंडित सुंदरलाल पंसारी जी भी एक बार इंडिपेंडेंट दौलतराम चौहान जी के अगेंस्ट इलेक्शन लड़ चुके थे, तो वो भी अब जनसंघ में नहीं थे, राष्ट्रीय स्वयं संघ में थे, या बाकी कोई ऐसे कार्यकर्ता नहीं थे जो राजनीति में बहुत सक्रिय हो। तो सभी कार्यकर्ताओं ने कहा कि किशन जी को इलेक्शन लड़ना चाहिए, परंतु मेरा उसमें जरा मतभेद। मेरा ये समझना था कि भाई जो शिमला कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसमें शिमला से ऊपर के वोट्स बहुत हैं, और कर्मचारियों के वोट्स बहुत हैं। ये मेजर वोट ये बैंक ये था। तो शिमला नगर में जो बाजार है, अनाज मंडी है, राम बाजार है, यहाँ जनसंघ का बड़ा गढ़ था। तो परंतु मुझे मेरा कहना था कि इन वोट से जीत नहीं सकती। हमारा वोट बैंक है, पर वो इतना नहीं है कि वो जीत दिला सके। इसीलिए शुरू से दौलतराम चौहान जी जीतते थे, उनको अपर का वोट भी मिल जाता था। और हमारे कार्यकर्ताओं में कई बार ये चर्चा भी होती थी कि नहीं जी, दौलतराम चौहान जी यहाँ के कार्यकर्ताओं का काम है। जनरली राजनीतिक इसमें होता ही है कि लोगों को नाराजगियाँ रहती हैं। तो मेरा ये कहना था कि भाई पंडित किशन चंद जी, क्योंकि एक वो सबसे इंटेलेक्चुअल कॉन्स्टिट्यूंसी थी शिमला की, तो मैंने कहा यहाँ से जीत नहीं सकेंगे। उनका तो ढाबा है, पॉपुलर खूब है, बहुत सीनियर कार्यकर्ता है, ये भी सब जानते हैं, इस पब्लिक सारी जानते हैं कि जनसंघ, क्योंकि कभी पब्लिक रैली, पब्लिक मीटिंग होती थी तो पंडित किशन चंद जी अकेले ही बस वो माइक लेकर भाषण देना शुरू कर देते थे बाजारों में, तो सब जानते थे। पर मुझे ये था कि वो जीत नहीं सकेंगे। तो हम उस वक्त कॉर्पोरेशन में 8 काउंसलर थे, अपोजिशन में थे, और उसमें भी मतलब नगर निगम में मेयर कांग्रेस का कैसे बना उसकी भी एक बड़ी हिस्ट्री है, पर वो अलग विषय है। तो 8 में से 7 काउंसलर पंडित जी को सपोर्ट करते थे, और मैं कह रहा था कि किसी और को देना चाहिए। और उस वक्त सुरेश भारद्वाज जी का टिकट नाम चला। सुरेश भारद्वाज जी उससे पहले शिमला में सक्रिय नहीं रहे थे, शिमला के राजनीतिक कार्यक्रमों में बहुत कम था। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का काम ही उन्होंने चलाया है हिमाचल में, और उसमें संगठन मंत्री भी रहे, बाहर बहुत काम किया उन्होंने। पर शिमला में वो कोई ज़्यादा एबीपी के नाते जानते थे, जनसंघ के नाते नहीं थे। तो टिकट के लिए बड़ा संघर्ष हुआ। आडवाणी जी आए वहाँ से, दिल्ली से,
और कई लेवल पर बातचीत हुई और लास्ट में सुरेश भारद्वाज जी को टिकट मतलब इसके बीच में पंडित किशन जी के साथ 2 बसेज में पालमपुर तक लोग शांता जी के पास टिकट के लिए गए और सारे काउंसलर से मैं नहीं गया था। तो मेरा कहना ये था कि भाई ये जीत नहीं सकते, परंतु फिर भी अगर टिकट मिलेगा तो हम काम करेंगे। और अपने सुरेश भारद्वाज जी को टिकट मिल गया और मिला तो वो जवान थे, सक्रिय थे, तो खूब काम किया उनके लिए। उसका भी मुझे एक याद आता है कि जब वो नॉमिनेशन करनी थी तो शिमला बाजार में रिएक्शन था उनके लिए। शिमला बाजार वाले सारे मतलब कि पंडित दीपक किशन चंद जी को मानते, दीपक होटल वाले उनको पहचानते थे, जानते थे, तो बाजार में भी नाराज़गी थी। तो अपने सुरेश भारद्वाज जी ने चुनाव कार्यालय टेम्परेरी नया बाजार होता था लिफ्ट से आगे, उसके नीचे वो कैलाश फेडरेशन की होती थी और ये कैलाश फेडरेशन के अध्यक्ष भी थे। जब मुझे उन्हीं दिनों अध्यक्ष नहीं मेंबर भी थे, तो मुझे उन्हीं दिनों पता लगा था। तो वहाँ वो एक हॉल खाली था, वहाँ कार्यालय रखा हुआ था और जिस दिन नॉमिनेशन थी बहुत से लोग वहाँ से निकले, पर ज़्यादातर अपर के लोग थे। शिमला के कार्यकर्ता बहुत कम थे उसमें। और जब वो वहाँ से चले नॉमिनेशन के लिए तो माल रोड पर चले और नाज तक पहुँचे कि माल रोड से जाएंगे, नीचे से नहीं जाएंगे, नीचे लोग बाजार में रिएक्शन है और उसको बाद में देखेंगे और कोई मिसबिहेव ना कर दे या कुछ ऐसी वैसी बात ना हो जाए। तो मैं अड़ गया, मैंने कहा नहीं जाना ही नीचे से है, क्योंकि वातावरण जो शहर का बनता था वो बाजार से, लोअर बाजार, अनाज मंडी वगैरह से बनता था। तो मैंने बहुत जिद की और उन्होंने फिर अच्छा भाई देख लो तुम्हारी जिम्मेवारी है। और जैसे ही ये डिसाइड हुआ, मैं नाज के साथ ही आगे ठाकुर बाता के साथ दुकान थी, वहाँ से हार खरीदे कोई 100 सस्ते वाले हार, रेडीमेड हार खरीदे कोई 100 और अपने साथियों को, जो नौजवानों की टीम मेरे वार्ड से थी और कुछ लोग भी थे जंक्शन के या नौजवानों की टीम थी, उनको बोले कि दुकान पर बांट दो। और फिर मैं आगे चला गया, हार डालना जी इनको, इनका सवाल करो। एक दुकान पर गया मैं चलो जी हार डाल दिए लोगों ने, उसमें किसी को ये नहीं था, हार डाल दिए। तो उससे फिर वहाँ बताओ और इतने नारे लगाए कि कई दिन तो गला ठीक नहीं हुआ जी। और सारे बाजार में नारे लगाते आ गया जी, आ गया सुरेश भारद्वाज, आ गया, जीत गई भाजपा, ऐसे नारे बड़ा भारी शोर शराबा करते हुए हमने वहाँ सफलतापूर्वक उनका नॉमिनेशन करवाया। और उसके बाद क्या हुआ कि भी इतने हार और इतना बड़ा जुलूस देखकर बाजार में भी प्रभाव हो गया। तो जो बाजार में प्रभाव नहीं था, बाजार के लोग कुछ नाराज थे, इस वजह से पंडित किशन चंद जी मेरे से बहुत नाराज है। एक आधी बार तो उन्होंने कुछ ऐसे शब्द भी कहे, हालांकि वो मन से नहीं कहे थे, पर किशन चंद जी मुझसे नाराज थे। और उनका बेटा दीपक, वो बड़ा दोस्त होता था, हमारे से छोटा था, वो भी नाराज रहा। पर सौभाग्य से मेहनत हमने इतनी की कि रात को 2-2, 3-3 बजे तक हम वॉल राइटिंग करते थे और बड़े सस्ते रंग और पक्के रंग बनाता था मैं खुद। और वहाँ जगह जगह कमल का निशान बनाना, कमल, भारतीय जनता पार्टी का कमल का निशान इतना अभी पॉपुलर नहीं हुआ था, और कमल का निशान बनाना, भाजपा और सुरेश भारद्वाज का नाम लिखना। एक फिर सुरेश भारद्वाज जी का मैंने 2 पोर्ट्रेट्स बनवाए थे, एक रोडू से आर्टिस्ट थे कलम सिंह, क्योंकि ये सुरेश भारद्वाज जी रोडू से थे तो वो भी चाहता था, तो उससे मैंने 2 पोर्ट्रेट्स बनवाए, कोई 6-6 फुट के ऊंचे। वो पोर्ट्रेट्स मेरा तो पेंटिंग का काम था, वो मैं आदमी मेरे पास काम करते थे, वो पोर्ट्रेट्स मैंने सुबह कहीं रख देने, कभी माल रोड के किनारे में रख देना, माल रोड एग्जैक्ट तो नहीं रखते थे, या सेक्रेट की साइड रख देना, कभी संजोली चौक में रख देना, कभी बालूगंज, ऐसे रखते थे। शाम को दूसरी जगह ले जाना, इस तरीके से, क्योंकि लोगों में सुरेश भारद्वाज के शक्ल नहीं थी ध्यान, तो कौन सुरेश भारद्वाज, लोग यही पूछते थे। तो वो सुरेश भारद्वाज की एक हमने पहचान बनाई और सौभाग्य से
सुरेश भारद्वाज जी जीत गए। खूब सक्रिय रहे हम और काफ़ी काम किया, परंतु वो तसल्ली नहीं मिली जो राष्ट्रीय संघ का काम करते हुए हमें तसल्ली मिलती थी, वो तसल्ली नहीं मिलती थी। और मजबूरी में काम कर रहे हैं, कुछ जगह जो स्पष्ट बात करनी है, सबसे बड़ा मुस्लिम मोहल्ला जो मुस्लिम वोट था वो मेरे वार्ड में था जी। तो और वो लोग ऐसे थे कि रात को 12-12 बजे उन्होंने लड़ाई करनी और मेरे घर आ जाना, सवेरे 4-4 बजे आ जाना, हमारा फैसला कराओ जी, पुलिस स्टेशन चलो जी हमारे साथ। पर अब उस राजनीतिक माहौल में पार्टी के नाते हम ज़्यादा मैं बात नहीं करता था, उनका जितना भी समर्थन करता था उनका काम करता था। और सारे वार्ड में विकास की दृष्टि से मैंने बड़ी कोशिश की और उसमें मेरा एक अनुभव रहा कि पब्लिक जो चाहती है विकास, क्योंकि अब कांग्रेस के काउंसलर थे, अनुभवी काउंसलर थे, मेयर थे, पदाधिकारी थे, उनके बराबर हम काम नहीं कर पाए। पर मेरा ये अनुभव रहा कि संपर्क जो था, जीवान संपर्क रखा हुआ था मैंने, हर रोज़ शुरू में या हफ्ते में किसी न किसी मोहल्ले में सुबह चले जाना, पानी के वक्त चले जाना। सबसे ज़्यादा समस्या उन दिनों पानी की थी, पानी के वक्त चले जाना, पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कहाँ समस्या है, कहाँ है, पानी वाले को बुलाना, उससे काम ठीक काम करवाना। तो मेन उन दिनों पानी की समस्या थी, गर्मी के दिनों में पानी बहुत मुश्किल होती थी, उसमें मैंने पूरा ध्यान दिया। और जहाँ पानी नहीं पहुँच पा रहा है वहाँ टैंकर भेजना, अपने आप जाकर टैंकर बुक कराना और टैंकर भेजना। तो इस तरीके से मैंने आम समाज में अच्छा स्थान बना लिया और संपर्क भी बहुत है। परंतु जैसे ही चुनाव आए तो मैंने पहले निर्धारित कर लिया था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। चुनाव नहीं लड़ने के लिए स्थिति में मुझे उन दिनों माननीय शांता कुमार जी का फ़ोन आया और मुझे उन्होंने बुलाया कि तुम चुनाव के लिए। मैंने कहा मैं नहीं लड़ना चाहता, मेरी ज़्यादा रुचि नहीं है इसमें और मैं नहीं लड़ना चाहता। कि नहीं 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 तुम मेरे को आकर मिलो और तुमको चुनाव लड़ना है। मैंने कहा मेरा क्या कि नहीं, ऐसा है कि तुम्हारी स्थिति मजबूत है और आसपास के तुम्हारे वार्डों में तुम्हारी मजबूत स्थिति का असर पड़ेगा, तो राजनीतिक दृष्टि से उसका लाभ होगा। अच्छी जाता हूँ, परंतु मैं मन में निश्चित कर चुका था और मैं रात को ही घर से निकल गया, किसी को बताया नहीं और घर से बाहर निकल गया मैं। और मैं फिर उनको कई दिन नहीं मिला। जब नहीं मिला तो मैं एक वहाँ वर्मा जी थे, उनको टिकट मिला। मैंने कहा जी मैं इनके लिए पूरा काम करूँगा, अपने से ज़्यादा शक्ति लगाऊंगा। तो वर्मा जी को जब टिकट मिला तो वैसे उस वक्त सचिव थे पार्टी के, तो हमने पूरा जोर लगाया, परंतु दुर्भाग्य से वो जीत नहीं पाए। तो यहाँ मैं एक ये बात करना चाहूँगा कि उसके बाद मुझे अनुभव आया कि वो मतलब कि अच्छे कैंडिडेट नहीं थे जिस तरीके से हमारी अपनी विचारधारा थी। तो चलो वो नहीं जीत पाए। दूसरी बार भी टिकट मिला, दूसरी बार भी हमने प्रयत्न किया, पर उतने जोर से नहीं किया जितने पहली बार किया था। तो दूसरी बार भी वो हार गए। ये मेरा इस बीच में मैं मंडल का अधिकारी रहा, फिर जिला का मुझे कोषाध्यक्ष बनाया गया, जिला का कोषाध्यक्ष रहा। बीच में कहीं चुनाव आते थे या पार्टी के चुनाव आते थे, रामपुर में पार्टी का चुनाव करवाने आया और भी कई जगह जहाँ मीटिंगों में भी जाते थे। बीच में कोई आंदोलन चला है, आंदोलन में पहाड़ में भी घूमे। हालांकि मतलब ये स्थिति थी कि पहाड़ में झंडी लगा कर निकले तो पथराव होता था जी गाड़ियों पर कि ये बीजेपी वाले इधर क्यों आ गए। तो पर फिर भी तो काम कर सकते थे, किया है, जब तक जिम्मेवारी थी किया। उसके बाद चुनाव के बाद मैंने संगठन में जाकर बातचीत की। माननीय प्रेम कुमार जी होते थे, उनसे बातचीत की कि मैं राजनीतिक क्षेत्र में काम नहीं करना चाहता हूँ। जिंदगी होता यह है कि राजनीतिक क्षेत्र से संगठन में बहुत ही कम लोग वापस आते हैं। मैंने कहा जी मैं वापस आना चाहता हूँ। अब संघ की सारी नई टीम बन गई थी और हमारी अब वो आदत भी नहीं रही थी संघ का काम करने की। मैंने कहा अन्य क्षेत्रों में, उन्होंने कहा कौन से क्षेत्र में काम करना चाहते हो। मैंने कहा जी मैं सेवा क्षेत्र में काम करना चाहता हूँ। तो मुझे फिर सेवा भारती की जिम्मेवारी दी गई। वो एक अलग स्टेज है,
अगर आप कहें तो मैं उसकी भी थोड़ी जानकारी दे दूँगा, पर यहाँ तक का ये मेरा राजनीतिक जीवन का अनुभव है। रोहिताश जी, आपने अपने घर का नाम राम कमल रखा है, जिससे स्पष्ट होता है कि भगवान राम और कमल के प्रति आपका गहरा अनुराग है। हम जानना चाहेंगे आपने अपने घर का नाम राम कमल क्यों रखा और राम कमल रखने के पीछे क्या प्रेरणा रही? स्पष्ट सा कारण है कि राम और कमल ये दो मेरी या मेरे परिवार की मूल विचारधारा रही है। कमल भारतीय जनता पार्टी का चुनाव निशान, और राम के लिए हम कुछ भी करने को तैयार थे। राम जन्मभूमि के लिए भी आंदोलन किए। तो वो ये दो जो आंदोलन थे, उन दिनों आंदोलन भी ये चला हुआ था। ये जो दो कारण थे, इन दो कारणों के कारण राम कमल, पर इसमें एक और कारण जुड़ गया। वो कारण रहा कि मेरे पिताजी का नाम था राम प्रकाश और माताजी का नाम था कमलावती। तो वो उन दोनों के नाम से भी जुड़ गया, तो इसलिए सारे मतलब घर के सभी सदस्यों की सहमति से इस बिल्डिंग का नाम राम कमल रखा था। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में आप काफ़ी सक्रिय रहे। जब रथ यात्रा निकली उसमें आपका योगदान रहा। जितनी कलश यात्राएं निकली उसमें आपने सक्रियता दिखाई। हिमाचल प्रदेश में कार सेवा का आपने नेतृत्व किया। आपके ही नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से कार सेवक अयोध्या गए और वहां विजय हासिल करके वे सकुशल हिमाचल वापस आए। लेकिन इस दौरान काफ़ी संघर्ष रहा, काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। आप सभी ने अपनी जान को जोखिम में डाल करके कार सेवा की और ये काफ़ी एक कठिन समय रहा। काफ़ी कार सेवकों पर तरह तरह के मुकदमे भी चले। तो ये पूरा अनुभव श्री राम जन्मभूमि आंदोलन का कैसा रहा, ये आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे। कार सेवा की दृष्टि से दो बार कार सेवा हुई। एक बार मुलायम सिंह जी के समय में कार सेवा हुई, और तब स्थिति ये थी कि मुलायम सिंह जी ने खुली चेतावनी दी थी कि परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा, और उस चेतावनी को हिंदू समाज ने चेतावनी समझ कर ही लिया। और लोग कैसे कैसे पहुँचे, बाद में हम जब सुनते थे पैदल कई कई 100 किलोमीटर चलकर। हमारे एक बड़ी बहन जी हैं और राष्ट्रीय सेविका समिति का काम देखती हैं, वो उन दिनों कर्मचारी थी, वो भी गए। वो बताते हैं कि ऐसे ऐसे गांव से हम निकले, कहीं फलानी जगह ठहरे, फलानी जगह ठहरे और फलानी जगह पहुँचे और गोली हमारे सामने चली। तो उसी समय में जब ये संगठन की दृष्टि से कार्यक्रम हुआ तो संगठन से आदेश हुआ, और आदेश क्या था, स्पष्ट था कि अपनी टीम बनाओ, कार सेवक तैयार करो और उनसे शायद 400 रुपया था शायद उनका शुल्क, जैसा था, उनसे शुल्क लो और आने जाने का खर्चा दो, करो लो और उनको तैयार करो। तो उसमें मैंने लगभग 34-35 कार्यकर्ता तैयार किए। एक और ग्रुप भी था गणेश जी के नेतृत्व में, तो मैंने 34-35 कार्यकर्ता अपने लक्कड़ बाजार और संजौली साइड से तैयार किए। उसमें कोई 2-3 कार्यकर्ता ऐसे थे कि जो शुल्क नहीं दे सकते थे, उसका फिर विश्व हिंदू परिषद ने खर्चा दिया और हमारा मुल्क की कार सेवा में जाने का कार्यक्रम बना। बड़ी अच्छी शिमला में विदाई की, सनातन धर्म सभा में विदाई की गई और बाहर शोभा यात्रा से निकाली। वहाँ से हम बस से कालका से हम ट्रेन से, मुझे ध्यान नहीं उस वक्त कहाँ की टिकट थी, पर ट्रेन से जा रहे थे, सभी कार्यकर्ता थे। और ट्रेन शायद दिल्ली में बदली थी या ऐसा था कुछ। हाँ, दिल्ली से हमने ट्रेन ली। तो वो मुझे ध्यान है कि बड़ी पुरानी टाइप की ट्रेन थी, उसमें बेंच जैसे लगे हुए थे,
लंबे लंबे कोई 8-8 10-10 फुट के बेंच लगे हुए थे और उसमें हम ट्रैवल कर रहे थे। उसी में भीड़ ज़्यादा होती थी, उसी में ज़्यादा ट्रैवल करना था। परंतु बड़ी सीधी इंस्ट्रक्शन थी कि कहीं, क्योंकि कार्यकर्ताओं को तैयार किया था और उसमें कुछ छोटी उम्र के कार्यकर्ता भी थे, तो अलग नहीं होना है, इकट्ठे रहना है आपने। कोई ऐसा नहीं हो कि कोई एक या दो बिखर जाए, क्योंकि उस वक्त खबरें भी बड़ी आ रही थी कि अत्याचार बड़े हो रहे हैं और घरों से हम बच्चों को लेकर आए हैं, साथी लेकर आए हैं, उनको घर पहुंचाना भी जिम्मेवारी थी। तो इसलिए ये डिसाइड किया था कि हम अलग नहीं होंगे, कहीं भी कुछ भी स्थिति होगी सभी इकट्ठे रहकर सहन करेंगे। तो हम दिल्ली से चले हुए थे, आराम से जा रहे थे, डिब्बे में अलग अलग जगह बैठे थे, कम से कम मेरे ख्याल 100-125 लोग बैठे होंगे उसमें। खुला डब्बा था और उसमें अलग अलग बिखर कर हम लोग बैठे हुए थे, 2 कहीं 4 कहीं, और इस तरह कोई ताश खेल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, बातें इधर उधर की कर रहे हैं। तो फैजाबाद, मेरे ख्याल गाजियाबाद से आबाद में आया। फैजाबाद में कुछ दो हर एक स्टेशन पर, दिल्ली से ही हमारे साथ क्या पहले से ही था कि चेकिंग होती थी, बसों में भी चेकिंग हो रही थी, कौन कहाँ जा रहे हैं। तो वहाँ तो पुलिस वालों ने हमारे 2 कार्यकर्ताओं को उतरने को बोल दिया। वो किस बात पर उन पर संदेह हुआ नहीं, हर स्टेशन पर आकर वो चेक करते थे, कोई उनको जिस पर भी शक होता था उसको उतार देते थे, उसकी जानकारी देते थे। फैजाबाद में हम 2 कार्यकर्ता, हम बड़ी देर देखते रहे कि भाई कुछ नहीं, पर नहीं, उन्होंने उतार दिया। ट्रेन चलने की स्थिति हो गई, तो फिर हम सारे इकट्ठे हो गए और उतर गए। और वहाँ हमने एक ही नारा रखा हुआ था ताकि लोगों को पता भी लगे, और नारा था भाई मंदिर वहीं बनाएंगे। तो हमने नारा था कि शिमला से हम आए हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, ताकि किसी तरीके से शिमला में ये खबर पहुंच जाए कि ये लोग अरेस्ट हो गए हैं और लोगों को भी जानकारी हो जाए, और मतलब कि मंदिर के लिए जा रहे हैं, कार सेवक हैं, ये जानकारी सबको हो जाए। तो वहाँ बड़ी देर वहाँ उन्होंने पकड़ कर रखा और फिर वो हमें गाड़ियों में भरकर हमें ले गए वो बुलंदशहर, शायद बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट पड़ता था, और बुलंदशहर में वो पुलिस स्टेशन में जाकर बैठा दिया 9-9:30 बजे। धूप थी, बाहर बैठ गए, कोई जगह नहीं बैठने को, कुछ नहीं, इधर उधर बिखर गए, कोई पूछने वाला नहीं, कोई कुछ करने वाला नहीं। परंतु अब ये है कि भाई गिरफ्तार हुए हैं, तो उन्होंने मतलब कि हमने जाना नहीं है कहीं भी, सबको बोल दिया कि कहीं नहीं जाना, बस यहीं बैठे रहना। अब जब उन्होंने देखा, वो चाह रहे थे कि हम इधर उधर हो जाए, पर नहीं हुए, तो उन्होंने फिर हमारी लिस्ट बनानी शुरू की। लिस्ट बनाकर वो पुलिस स्टेशन में बड़ा टाइम लग गया, उसमें 1:30-2 बज गए इस सारे में, और कोर्ट में ले गए। कोर्ट में वो मुस्लिम जज था, ये मुस्लिम जज था, तो वो तो फिर और भी ज़्यादा वो मतलब कि स्वाभाविक रूप से वो नाराज था, और उसने सबकी जमानतें, अब जमानत कौन लेगा, हमारे को तो जानने वाला कोई नहीं, हमें ही कहा कि एक दूसरे की जमानत लो। सबका रिकॉर्ड, कोई मन में इंटेंशन भी गलत नहीं थी, अधिकतम ने सही एड्रेस लिखाए अपने, और सब एक दूसरे की जमानत लेकर नहीं, ये जमानत की बात की तो बात है, पर उसने अरेस्ट करने के ऑर्डर दे दिए हमें, जमानत की नहीं, अरेस्ट करने के ऑर्डर दिए, और अरेस्ट करके हमें पुलिस स्टेशन 2-2:30 बज गए, और कोई पूछ नहीं रहा हमको, कोई चाय वाय नहीं पी हमने, कुछ लोग कह रहे बाहर जाकर, हम मना कर रहे। तो फिर हमने वहाँ नारेबाजी शुरू की, और भाई हमें चाय वाय का इंतज़ाम करो, खाने पीने का इंतज़ाम करो, रुकूँ मैं खाने पीने का। तो फिर वो कुछ सक्रिय हुए, और उन्होंने बसें मंगवाई, और हमें कि चलो जी आपको वहाँ जाकर खाना मिलेगा, जहाँ आपको जेल में जाना है वहाँ। तो वहाँ से हमें बसों में भर दिया, और बस में लेकर 2 या 3 पुलिस वाले हमारे साथ थे, और बड़ी बस थी जो कि गवर्नमेंट की, और उसमें हम चले। स्थिति ये हो गई कि 2-2:30 बजे हम वहाँ से चले हैं, और जहाँ भी हम रुकते थे वो कहीं हमको जहाँ भी छोड़ना था, जगह जगह मतलब जेलों में तो जगह थी ही नहीं,
जगह जगह स्कूल कॉलेजेस बंद थे और स्कूल कॉलेजेस के कंपाउंड में छोड़ रहे थे। जहाँ भी ऐसी वो जेलें उन्होंने बनाई हुई थी टेम्परेरी, वहाँ कहीं भी जगह ही नहीं थी। सभी जगह जा रहे थे कि यहाँ तो रहने के कोई है नहीं है जी, हम इनको अकोमोडेट नहीं कर सकते, हम इनको नहीं रख सकते। और इस तरीके से फिर रास्ते में हमें बड़ा भूख भी लगी। फिर हमने शोर शराबा शुरू कर दिया। बस के आगे बैठ खड़े हो गए कि हमें खाना खिलाओ पहले। तो फिर वो एक बड़ा स्टेशन था, मुझे उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा है, वहाँ उन्होंने एक ढाबे पर रोका और वहीं से बाद में पता लगा कि भाजपा के लोगों को लेकर आए कि भाई इनको खाना खिलाओ, हमारे पास तो फंड्स है नहीं। खाना वाना खाया, वहाँ नहाना धोना किया। सड़क के किनारे जो ढाबे होते थे वो पंप वगैरह लगे होते थे, ड्राइवर वगैरह और लोग यात्री वगैरह नहाते धोते थे वहीं। तो वहाँ नहाना धोना किया, 3-4 बज गए और उसके बाद फिर खाना वाना खाकर चले। तो शाम का अंधेरा हो गया था, सर्दियों के दिन थे, अंधेरा हो गया था और जगह कहीं नहीं मिल रही थी। लास्ट में वो हमें अयोध्या से पहले रामपुर मनिहारा में ले गए। तो देखा एक बड़ा भारी कंपाउंड है, चारों तरफ कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज है वो, चारों तरफ सिंगल स्टोरी या डबल स्टोरी, चारों तरफ कमरे बने हुए हैं, बिल्डिंग है, और उसमें ले गए। अब हालत ये हो गई थी कि पुलिस वाले भी परेशान हो गए थे, कहीं जगह नहीं मिल रही है। बस वाला भी परेशान, सवेरे से चला हुआ है सरकारी काम में, और हम भी परेशान, थके हुए हैं पिछले दिन की यात्रा से। और तो वहाँ उन्होंने कहा भी कि मैंने, और हम भी परेशान थे, तो हमने वहाँ उनको कहा जी आप जाओ, हम कर लेंगे यहाँ। वो भागे वहाँ से, और वहाँ से हमने उसमें कंपाउंड में चक्कर लगाना शुरू किया। वहाँ नारेबाजी चल रही है, वो भी लोग कार सेवक देख रहे हैं, कम से कम मेरे ख्याल 1000-1500 कार सेवक होंगे वहाँ, और देख रहे हैं हम भी शिमला से आए हैं, लगा पता लग जाए तो कहाँ के लोग हैं। और नारेबाजी करते हुए कंपाउंड का राउंड लगाया। कंपाउंड के राउंड लगाते लगाते एक जगह हमने एक कमरे में देखा, उसमें स्टोर टाइप था, दरियाँ पड़ी हुई थी, बाल्टियाँ पड़ी हुई थी, कुछ और ऐसा सामान जो ज़रूरी था, मतलब खाना वाना के लिए राशन शायद था। और मैंने कहा भाई इस कमरे में कब्जा करो, सब इंतजाम है यहाँ। और हम उसमें बैठ गए। जब बैठ गए उसमें, तो फिर अब आया जेलर और कि भाई ये है, आप कहीं और को, मैं हम कहाँ जाएँ बताओ, और ये तो तुम्हारी जिम्मेवारी है। तो बाद में उसने एक कमरे में हमारा इंतज़ाम किया। अब लोग ज़्यादा थे, कमरा छोटा था। पहली रात तो हमने गुजारा किया, पर दूसरी रात करना मुश्किल हो रहा था, और हम देख रहे थे कि और के पास बड़ी खुली अकोमोडेशन है। तो फिर दूसरे दिन हमने जेलर को बुलाया, भाई देखो यहाँ गुजारा नहीं हो रहा है, आप हमारा ठीक व्यवस्था करो। तो जेलर के है ही नहीं मेरे पास, मैं कहाँ से करूँ, उसके पास भी कोई सुविधाएं नहीं है। तो हमने कहा ये तो तुम्हारी जिम्मेवारी है, जहाँ से मर्जी करो, ये तो तुम्हें करना पड़ेगा। और फिर पॉलिसी हमने पहले बना ली थी, पहले डिसाइड कर लिया था। उठकर एक कार्यकर्ता को इशारा किया, उसने दरवाज़ा बंद किया, और हमने तुम्हारा गिरफ्तार कर दिया, अब तो तुमको तब तक नहीं जाने देंगे जब तक हमारी जेलर पर कोई असर नहीं पड़ा। कहता कर लो गिरफ्तार, मैं जब कर ही नहीं सकता, है ही नहीं मेरे पास कोई साधन। उसके बाद जब काफ़ी टाइम लग गया और देखा कि ये तो टस से मस नहीं हो रहा है, तो 1-2 कार्यकर्ता को मैंने कहा देखो कोयला बाहर से ढूंढ कर लाए हो, और मैंने कहा घसो इसको, इसमें तेल लगाओ, और इसका मुंह काला करके हम सारे कॉलेज में कंपाउंड में घुमाएंगे। जेलर एक है, पुलिस वाले 1-2 बाहर रहे होंगे, कोई और है नहीं है उसको कोई चिंता करने वाला उसके भी नहीं है। तो हमने जब तो कोयला घसाना शुरू किया, पहले तो उस पर कोई असर नहीं हुआ, फिर वो कोयला मैंने अपने हाथों में लगाया और मैंने कहा लगाओ तेल इस पर। जब मैं उसकी तरफ बढ़ा था, कहता अच्छा करता मैं। उसके बाद हमें उसने 2 कमरे करवाए, और दरियाँ वरियाँ सब सोने को, चादरें सब दी, और शायद गद्दे भी दिए। उसके बाद 20-25 दिन हम रहे। आहिस्ता आहिस्ता हमारे सामने सभी लोग जाते गए, हम बहुत कम लोग रह गए थे। और फिर हमारी पेशी के लिए हमें लिए बुलंदशहर वापस गए। जज था, और जज ने कि ऐसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं आपको। हमने कहा
नहीं चाह रही थी, तो कि भाई एक दूसरे की ज़मानत लो, और हम भी कोई इतना अनुभव नहीं था, हमने एक दूसरे की ज़मानत ली और हमें छोड़ दिया गया, और हम वहाँ से रामपुर मनिहारा से शिमला वापस आ गए, सभी सुरक्षित वापस आ गए। उसके बाद माननीय कल्याण सिंह जी की सरकार आई, और फिर कार सेवा का आंदोलन चला, और कार सेवा के लिए हम शिमला से चले। कुछ महिलाएं भी थी हमारे साथ, कुछ पुराने साथी थे, और हम फैजाबाद का नाम था, कुछ और था, नहीं अयोध्या के साथ ही स्टेशन था, शायद मैं पहले फैजाबाद गलत बोल गया हूँ, तो ये फैजाबाद था। यहाँ आकर रुके, यहाँ कार्यकर्ताओं की टोलियाँ और रिसीव कर रही हैं कार्य सेवकों को, और हमारे ग्रुप को वो एक आर्य समाज मंदिर में ले गए। आर्य समाज की स्कूल रहा होगा, और उसमें ठहरा दिया, और वहाँ के लोग भोजन वगैरह की व्यवस्था कर रहे थे। हम 2-3 दिन पहले पहुँच गए थे। दूसरे दिन हमने चक्कर लगाया, अयोध्या का चक्कर लगाया, घूम फिर कर रहा है, कार्यकर्ता वहाँ घूम रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, देखा वो भी लगा उसमें, और 12-12 फुट के खंभे लगे हुए हैं, 12-12 फुट ऊंची फेंसिंग है, कांटेदार तार है। दूसरी जो उन दिनों हमने शिमला में कम देखी थी, सिक्योरिटी वाली यूज़ करते थे, तिखी, बहुत तिखी होती है, वो तारें लगी हुई हैं, और सिक्योरिटी बहुत है। चलो चक्कर लगाते रहे और घूमते रहे। तीसरे दिन हमें शाम को कि भी जैसे इतने बजे वहाँ पहुँचना है, वहाँ इकट्ठे हुए। उस दिन देखा हज़ारों कार्यकर्ता थे, कोई गिनती नहीं थी, कोई जुलूस का छोड़ नहीं था। 8-8, 10-10 की लाइन के जुलूस मतलब कि बने हुए हैं, जो आगे पता नहीं आगे कहाँ है और पीछे कहाँ है, नज़र ही नहीं आ रहा। आगे भी जाकर देख लिया और पीछे भी। हम भी फिर अनुशासित कार्यकर्ता के नाते उस जुलूस में चले गए, और जुलूस में चलकर एक जगह माननीय मुरली मनोहर जोशी जी, अडवाणी जी, उमा भारती जी, इनके भाषण चल रहे थे। हज़ारों कार्यकर्ता वहाँ बैठे हुए खुले में, और ये एक मंजिल की बिल्डिंग थी, उसके ऊपर खड़े होकर भाषण दे रहे हैं, लोग सुन रहे हैं, हम भी सुनने लगे। थोड़ी देर बाद हमें कहा गया कि नहीं, उससे पहले जुलूस में हमें लेकर जाकर उन्होंने एक जगह कहा कि ये ऊपर सृष्टि माता का मंदिर है, सृष्टि माता की पूजा करके आओ। तो ऐसे बांसों से बनाया हुआ, कम से कम मेरा ख्याल रहा होगा वो 50-60 फुट ऊंचा, और बांसों का ही पुल बनाया हुआ। उस पर एक साइड से लोग जा रहे हैं, कम से कम 6 फुट चौड़ा था, एक साइड से लोग जा रहे हैं ऊपर कि जी वहाँ पूजा अर्चना करके आओ। पूजा अर्चना की, पर फिर जब चारों तरफ नज़र दौड़ाई तो सामने वो गुम्बद बिल्कुल साफ था, गुम्बद सामने नजर, नीचे से तो वो ऊंचा था तो पूरा नजर नहीं आता था। पूरी उसकी स्थिति देखने के लिए सब कार्यकर्ताओं को संगठन ने एक ये तरीका बनाया हुआ था, और ये कि पूजा करने जाओ, और वहाँ से फिर वो देखकर वो दूसरी तरफ से उतर रहे थे। उसके बाद हम आ गए, और वहाँ वो पब्लिक मीटिंग में बैठ गए। हम भी कहीं 5-7 का ग्रुप था मेरा, बाकी सब अलग अलग हो गए थे, और हम बैठ के सुनने लगे। थोड़ी देर बाद वो गुम्बद की तरफ से शोर शराबा। जब हमने ऊपर से देखा तो चारों तरफ वो बड़े बड़े पोल लगे हुए, फेंसिंग है, कांटेदार तार है। तो ये सोच रहे थे, उस दिन बुलाया हुआ था कि कार सेवा के लिए आना है, आज कार सेवा करनी है। तो जब वो शोर शराबा उधर हुआ तो लोग देखने लगे, हम भी देखे, कुछ अंदाज़ा लगा कि भाई उधर शुरू हो गया काम। तो मैं, मेरे साथ एक शिमला का कार्यकर्ता है असीम आलूवालिया, और एक संजोली की कार्यकर्ता जो मैं नाम बोल रहा हूँ, और उनकी मृत्यु हो गई, उनके साथ एक और कार्यकर्ता था। हम 4 उठे और उस तरफ वो है, तो देखा वहाँ वो जो फेंसिंग की हुई थी उसमें से बीच में से कुछ खंबे टेढ़े मेढ़े हो गए थे, उखड़ गए थे। वो सब कांटेदार तारों से ऊपर नीचे होकर नीचे हो गई थी वो, उसमें से ऊपर नीचे होकर लोग निकले थे और गुम्बद पर चढ़े हुए थे। सैकड़ों लोग गुम्बद पर थे और नारेबाजी कर रहे थे, तोड़ रहे थे। और हम जब अयोध्या की तरफ आए थे इस कार्यक्रम के लिए, तो हमने देखा था कि बहुत से लोग चले हुए हैं ऑटो में, और किसी के पास जुबले भी हैं,
किसी के पास कुछ और चीज़ें भी हैं, तो वो चले हुए हमने देखे थे। और वहाँ देखा तो कोई जबलों से तोड़ रहा है, कोई हथौड़ों से तोड़, बड़े बड़े हथौड़े रखे हुए हैं, कुछ और कैसे भी तोड़ रहे हैं। तो हमें भी चढ़ गए, हम भी वो बीच में से निकला, दुबले पतले भी थे तब, बीच में से निकले तो हम चारों कार्यकर्ता ऊपर चढ़ गए और वो हथौड़े मारे जा रहे हैं, ईंटें तोड़ी जा रहे हैं, दूसरे तो उठाई जा रहे हैं ईंटें। हमने भी वहाँ से मतलब कि 5-4 मिनट काम किया, ज़्यादा नहीं हम कर पाए। 5-4 मिनट में 2-4 ईंटें इधर उधर फेंकी और फिर शोर शराबा होने लग गया था। ये भी पता लग गया था कि गवर्नमेंट सस्पेंड कर दी है। तो मैंने साथियों को मैंने कहा अब चलो ये शुरू हो गया। काफ़ी मेरे ख्याल उसको तो वो 70% गिर चुकी थी वो जो ढांचा था। तो हम वहाँ से उतर कर आए, मेरे हाथ में एक ईंट थी, ईंट लेकर हम आए। वहाँ से वापसी में हमें कोई ये नहीं मिला और शायद 6-7 किलोमीटर हम पैदल आए। पैदल आकर हाँ वो फैजाबाद थी जगह, वहाँ चौक में मैं ऐसे ईंट लेकर तोड़ दी, जोर जोर से बोलने लगा और कार सेवकों ने तोड़ दिए, मस्जिद तोड़ दी, ख़त्म कर दी, नष्ट कर दी। तो ऐसे 5-4 मिनट बोल रहा था, चल भी रहे थे हमें। तो मुझे एक दुकानदार ने बुलाया, कहता जी अभी हमें ऐसा शोर शराबा ना करो। तो अभी एकदम CRP वगैरह हमने देख लिया था, सब जगह आ गई थी। तो बड़ा ये है, और ये सामने जो है ये देखो ये मस्जिद है, और थोड़े दिन पहले भी यहाँ से गोलियाँ चलाई गई थी। तो आप लोगों ने तो चले जाना है पर हमें यहीं रहना है, तो आप प्लीज़ ऐसा ना वातावरण ना खराब करिए, आप शांतिपूर्ण चले जाइए। हम आगे वहाँ मेरे ख्याल 4-5 बज गए थे, आकर अपने ठिकानों में सो गए। बाहर चारों तरफ पुलिस ही पुलिस, और कर्फ्यू लग गया हुआ था, बिल्कुल सुनसान हो गया था। अंदर रात को बल्कि शायद खाने को भी हमें थोड़ा बहुत ही मिला, सबने मिल बांट कर खाया। दूसरे दिन भी अब कर्फ्यू लगा है, कोई आना जाना नहीं हो पा रहा है। तो दूसरे दिन काफ़ी देर हम देखते रहे और उसके बाद फिर मैं निकला और एक बार जो ऑफिसर रहा होगा CRP का या कौन सी फोर्स है वो, उसके पास गया। तो मैंने कहा हम लोग तो ऐसे ऐसे हैं, कार सेवक हैं, या तो आप लोग हमें अरेस्ट कर लीजिए या फिर हम जाना चाहते हैं। तो उसने पूरी डिटेल ली और फिर वो उसने अपने सीनियर से बात की और फिर कुछ घंटे बाद उसने बोला कि आप बिल्कुल साइलेंट तरीके से और लाइनों में सिंगल की लाइन और लाइनों में रेलवे स्टेशन तक जा सकते हैं। सवारी तो कोई मिलने का सवाल नहीं था। वहाँ से 2-3 किलोमीटर रेलवे स्टेशन था, वहाँ रेलवे स्टेशन पहुँच गए बिल्कुल साइलेंटली। और वहाँ से ट्रेन चल रही थी, खाली चल रही थी ट्रेन। वहाँ से हमें पता कर लिया था कालका की ट्रेन लगी और हम जिसमें बड़े बिल्कुल खाली डब्बा था। महिलाएं थी 5-7, सब ऊपर पड़ गई, लेट गए बर्थ में, वो भी काफ़ी लंबी जर्नी थी। सब ऊपर बर्थ में सो गए और दूसरे दिन हम सवेरे कालका पहुँच गए। कालका में अब समस्या, रास्ते में किसी ने टिकट के लिए पूछा ना, हमने कहीं ली थी। तो रास्ते में कि अब यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे, डिसाइड हुआ चलो चलते हैं, देखा जाएगा। और उन दिनों एक हमारा गीत चलता था, संगठन का गीत था, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। जब हम समूह में चलते थे तो ये गीत गाते हुए चलते थे। तो ऐसे वो गीत गाते हुए हम बाहर निकल गए। किसी ने नहीं हमें पूछा टिकट को चेक करने, किसी ने नहीं पूछा। हम वहाँ से बाहर आ गए। बाहर से आकर लोग कुछ कोई अलग अलग स्थानों पर चले गए, कोई चंडीगढ़ जाने का करके गया, हम शिमला वापस आ गए। तो इस तरीके से वो कार सेवा का अनुभव रहा। परंतु उसके बाद क्योंकि वहाँ की भाजपा सरकार ख़त्म हो गई थी और फिर वहाँ से वो मुलायम सिंह की या कांग्रेस की सरकार, वो हमारे को सम्मन आने लगे पुलिस के थ्रू। अब सम्मन में वो कार सेवकों को हमने तैयार किया हुआ था और वो सारे कहेंगे ये क्या समस्या हो गई जी, अब वहाँ कौन जाएगा पेशी दिन भरने। और ये तो मैं क्योंकि काउंसलर था उन दिनों, काउंसलर था, तो पुलिस वालों के पास आना जाना था। तो थोड़ा मिल मिलाकर हमने जो वो 30-35 थे उसमें से कुछ नाम तो हमने, कुछ में स्पेलिंग गलत कर दिए, कुछ में
कह दिया कि ये मिल नहीं रहा है, कुछ ये पता नहीं है कौन। तो पर जो प्रमुख कार्यकर्ता थे जिनके नाम पुलिस में भी पॉपुलर थे और ये थे, उनके नाम नहीं हम हटा सकते थे, तो वो लिस्ट आधी रह गई। और इसके बीच कभी वो भाजपा की सरकार आती रही, कभी मुलायम सिंह की सरकार आती रही, या कभी कुछ और होता रहा। तो ऐसे 2-3 सरकारें निकल गई और हर सरकार में एक दो बार सम्मन आ जाते थे हमें। तो आहिस्ता आहिस्ता वो 5-7 नाम रह गया। मैं काउंसलर भी था, मेरा नाम तो हट ही नहीं सकता था, पर फिर हम वो मतलब कि कोई परिचय भी थे, डिलीट करते रहते थे, रिसीव नहीं करना, सम्मान नहीं मिला जी, बोल दो, ये है वो है, इस तरीके से डिलीट करते थे। और फिर अंत में फिर सरकार वहाँ आ ही गई और फिर वो केसेस हमारे कोई 10-12 साल बाद ख़त्म हो गए। रोहितांश जी, जैसा कि आपने बताया कि विवादित ढांचे पर आप गए और उस गुंबद को ढहाने में भी आप आगे रहे। उसके बाद आपने नारे लगाए जब ये गुंबद ढह गया। इन सभी संस्मरणों के साथ और लगभग 500 वर्ष के एक लंबे संघर्ष के बाद वर्तमान में जब 22 जनवरी को श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, पूरा देश और विदेशों में भी एक राममय वातावरण बना है। एक कार सेवक के तौर पर, हिंदू धर्म निष्ठा रखने वाले व्यक्ति के तौर पर इस प्राण प्रतिष्ठा को आप कैसे देखते हैं और इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, ये मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण है, क्योंकि कार सेवा करने के बाद भी, बाबरी मस्जिद गिरने के बाद भी कई बार लगता था कि हमारे जीवित रहते मंदिर बन भी सकेगा कि नहीं, पर आज वो अवसर हमें मिल रहा है। ये सारा है, इसके पीछे संगठन की योजना, संगठन का बड़ा महत्वपूर्ण भाग है जी। और मैं समझता हूँ कि पता नहीं कैसे कैसे योजनाकार थे जिन्होंने इन सब महत्वपूर्ण परिस्थितियों में, ऐसी घटनाओं में और धैर्य ना खोते हुए, हम लोग तो कई बार हौसला हार जाते थे। तो वो क्षण जो है, ये क्षण जीवन अमूल्य क्षण, हमने कभी विचार नहीं किया था कि जिसके लिए इतने बलिदान हुए, इतनी शक्ति लगी, हम वो क्षण देख सकेंगे। वो क्षण देख रहे हैं और हमारे सामने वो भवन तैयार हो गया है। 22 तारीख को मुहूर्त है, मुहूर्त में लोग जा रहे हैं। संगठन के तरफ से भी मुझे कम से कम 4-5 बार फ़ोन आया कि इतनी तारीख को हम लोगों ने यात्रा का कार्यक्रम बनाया है, आप चलना चाहेंगे। परंतु मेरा मन है कि मैं जब भी जाऊंगा परिवार सहित जाऊंगा। मैं लगभग शादी के बाद ही ज़्यादातर जहाँ भी गया हूँ परिवार के साथ ही गया हूँ, चाहे घूमने गया हूँ, चाहे तीर्थ स्थान गए हैं, चाहे कुछ और है। अभी जैसे गौशाला चलाता हूँ, उसमें भी मेरी श्रीमती मेरा पूरा सहयोग करती है। तो मैंने कहा परिवार के साथ ही जाऊँगा, क्योंकि अब इतना लंबा सफ़र इस उम्र में शायद हम बस में या कठिनाई में ना कर सकें। तो परिवार में भी हमारी कोशिश है कि सामूहिक परिवार, जिन दिनों परिस्थितियाँ अच्छी हो जाएंगी, वातावरण अच्छा हो जाएगा, उन दिनों जाएंगे। अभी भीड़ में जाने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। परंतु ये क्षण, ये हिंदू समाज के लिए सबसे बड़ा क्षण है, सबसे बड़ा अवसर है। और मुझे पूरा विश्वास है कि इसके बाद हिंदू समाज तरक्की की ओर जाएगा, देश तरक्की की ओर जाएगा, राष्ट्र तरक्की की ओर जाएगा, और जो राष्ट्र के लिए समस्याएं हैं वो आहिस्ता आहिस्ता समाप्त होंगी। और इस सारे में मैं एक ये जरूर कहूँगा कि
माननीय नरेंद्र मोदी जी का भी इसमें बहुत अच्छा सहयोग रहा। उनकी योजना के कारण भी ये सब कार्यक्रम सफल हो सका है। श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बारे में बोलते ही आप भावुक हो गए। आपने संघर्ष के दिनों को देखा है, आपने जिया है, आप प्रेरणा स्रोत रहे हैं कार्य सेवकों के। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में जुड़े हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति के आप प्रेरणा स्रोत हैं और आप सभी के लिए सम्माननीय हैं, आदरणीय हैं। आज आपकी जो भावनाएं हैं वो अश्रु के रूप में सामने आई है और आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं, हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि आप लोगों ने जो संघर्ष किया और जिस श्री राम मंदिर के लिए आपने संघर्ष किया, आज उस भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा आपके सामने हो रही है और जल्द ही आप चाहते हैं कि परिवार सहित आप श्री राम मंदिर जाएं और रामलला के दर्शन करें। आपने एक संदेश दिया कि श्री राम मंदिर के निर्माण के बाद इस देश में परिस्थितियां काफ़ी तेजी से बदलेगी। हम चारों ओर उत्थान की ओर बढ़ेंगे, प्रगति की ओर बढ़ेंगे, तरक्की करेगा देश। तो क्या हम रोहिताश जी ये माने कि ये श्री राम मंदिर से राष्ट्र मंदिर का निर्माण हो रहा है? मैं यही मेरा भी विचार है कि ये एक राष्ट्र मंदिर बन रहा है। इसकी प्रेरणा से सारे समाज में हम देख रहे हैं पिछले कुछ समय में ही हिंदू समाज में कितना जागरण आया है। हिंदू समाज से मतलब हमारा कोई सांप्रदायिक मतलब नहीं है। हिंदू समाज है, जो देश में समाज है वो सारा हिंदू समाज है। उसमें कोई जातियां अलग हो सकती हैं, ग्रुप अलग हो सकते हैं, परंतु मेरा तो यहाँ तक कहना है कि जिस तरीके से सभी जातियाँ, सिख है, जैन, जो बाकी धर्म है, वो संप्रदाय हैं, वो सब हिंदू समाज के अंग है। इसी तरीके से मुस्लिम समाज भी हिंदू समाज का ही अंग है। हिंदू का मतलब है राष्ट्रीयता। हम ये समझते हैं कोई पूजा पद्धति सबकी अलग अलग हो सकती है, पर जो राष्ट्रीयता है वो हमारा हिंदुत्व है, हिंदू है। तो वो सब समाज भी सब इकट्ठे हो रहे हैं और सब में जागरण आ रहा है, और जिनमें नहीं है वो ऐसा ऐसा आएगा। समाज उस की दिशा में चलने लग गया है और मुझे लगता है कि अब वो ऐसा ऐसा गति पकड़ेगा। इस मंदिर के निर्माण से मुझे बहुत आशा है और मैं बहुत इस आशापूर्ण नज़रों से इसको देख रहा हूँ कि ये हिंदू समाज के उत्थान का समय है और हिंदू समाज फिर अपने उसी उन्नति और प्रगति के लक्ष्य पर पहुंचेगा। जैसा आपने कहा कि ये हिंदू समाज के उत्थान का क्षण है, यहीं से हिंदू समाज का उत्थान होगा, वो तरक्की की ओर बढ़ेगा, प्रगति की ओर बढ़ेगा। और आपने कहा कि हिंदू सिर्फ एक धर्म विशेष नहीं है, ये पूरे देश को जोड़ने वाली एक विचारधारा है हिंदुत्व की। और कुछ लोग जो भी नहीं जा पा रहे हैं या उनकी मनोदशा या मनस्थिति कुछ और है, तो आप पूरी आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि वे भी धीरे धीरे श्री राम मंदिर की ओर उनके कदम बढ़ेंगे और पूरा देश राममय होगा और इस देश में राम राज्य की जो कल्पना की गई थी उसे भी हम अपने इसी जीवन में साकार होते हुए देखेंगे। रोहिताश जी, भगवान श्री राम के साथ आप भगवान श्री कृष्ण के भी भक्त हैं। आप गौशाला का संचालन कर रहे हैं जहां पर आप देसी गायों का पालन करते हैं, उनकी खूब सेवा करते हैं और हिंदू संस्कृति के प्रति आपकी गहरी आस्था है और गौ को गौ माता मानना और गाय के लिए कुछ करना, ये इसके लिए भी आप समाज में एक प्रेरणा स्रोत हैं। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि गौ माता जो आज बेसहारा घूम रही है सड़कों पर, उनके लिए समाज को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? दूसरा कि गौ माता के संरक्षण के लिए विभिन्न क्षेत्रों में
छोटे छोटे स्तर पर क्या कुछ कार्य होने चाहिए, लेकिन सबसे पहले यही जानना चाहेंगे जो गौशाला का आप संचालन कर रहे हैं उसके लिए आपको कहाँ से प्रेरणा मिली और अपनी गौशाला में आपने क्या क्या व्यवस्थाएं कर रखी है। गाय मैंने भी जीवन में नहीं देखी थी, हमने कभी घर में नहीं देखी। ऐसा सुना था कि भी पहले परिवार में होती थी, नानकों में भी होती थी, पर हमारे घर कभी नहीं रही। और मुझे नहीं लगता कि मैंने बचपन के अलावा, जब इतना दूध में मिलावट नहीं होती थी, बचपन के अलावा का सारी ज़िंदगी मेरा ख्याल हमने मिलावटी दूध ही पिया है, शुद्ध दूध तो हम पी नहीं पाए हैं। राजनीतिक जीवन के बाद मैंने जब संगठन से बोला तो मुझे सेवा भारती की जिम्मेवारी दी गई। सेवा भारती में मैंने कुछ काम किया, हॉस्पिटल वगैरह में काम किया। उसके बाद मतलब नई टीम आने के बाद मुझे सारी उम्र तो मैं कहीं ना कहीं सक्रिय रहा हूँ, तो अब क्या काम करूँ। तो एकदम मन किया कि चलो अब ये उम्र भी ऐसी हो रही है कि गौ सेवा में काम करते हैं। तो गौ सेवा में काम करने के लिए पता लगा टूटू में एक गौशाला शुरू हो ही रही थी उन दिनों। अपने विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता शुरू कर रहे थे टूटू में। मैंने वहाँ जाना शुरू किया और 1-1.5 साल मैं वहाँ जाता रहा। तो क्योंकि सामाजिक जीवन में भी था, काफ़ी धन संग्रह भी कर लेता था मैं, तो कुछ धन संग्रह करके गौशाला को देता रहा। पर 1-1.5 साल के बाद मुझे लगा कि जिस दिशा में गौ सेवा का काम होना चाहिए हम शायद उसमें नहीं कर पा रहे हैं। गाय जो हिमाचल की गाय है, वो पहाड़ी गाय है, उसके संरक्षण की बड़ी ज़रूरत है और उस दृष्टि से हम ज़्यादा काम नहीं कर पा रहे हैं। तो मन में आया कि पहाड़ी गाय के लिए काम होना चाहिए। वहाँ से मैं हट गया तो सुन्नी में है एक श्री हरि गौ सदन, इसके बारे में पता लगा तो मैं यहाँ आया करता था। लगभग 2 साल मैं यहाँ भी आता रहा, हफ्ते में 1-2 चक्कर लगा लेता था मैं और यहाँ आता था। फिर यहाँ मतलब शुरू में तो उन लोगों को लगा कि ये कौन आने लगा है, आहिस्ता आहिस्ता परिचय वगैरह हुआ। जब उनको विश्वास हुआ तो उनसे बात की। मैंने कभी ऐसे पहाड़ी गाय के लिए काम करना है और सुनने में जगह बहुत ज़्यादा थी इनके पास। मुझे लगता था कि यहाँ का वातावरण भी अच्छा है, थोड़ा गर्म मौसम है, यहाँ वो काम हो सकता है। उनसे मैंने बात की और वहाँ से जब उनसे बात की तो कैसे किया जाए काम, तो मैंने कहा भाई एक ऐसा करिए कि आप एक अपनी सब कमेटी बनाइए और उसमें मुझे भी लीजिए और वो ये पहाड़ी गाय के लिए काम करेगी। उसके लिए एक सब कमेटी बनाई, उसका अध्यक्ष मुझे बना दिया। जो कमेटी थी उसमें कैशियर जो था वो उनका आदमी लिया ताकि उनको विश्वास बना रहे और 1-2 आदमी उनके भी लिए, 1-2 आदमी शिमला से लेकर हमने वो सब कमेटी बनाई और उसके लिए धन संग्रह करना शुरू किया। तो धन संग्रह 1.5-2 साल किया मैंने, तो लगभग 4 लाख के करीब पैसा हो गया था। और उसमें पहले ही उसमें नियम में रख लिया था कि ये पहाड़ी गाय का ही काम करेंगे। परंतु वहाँ भी कुछ कठिनाइयाँ आने लगी, कुछ गवर्नमेंट ने ज़मीन वापस ले ली, कुछ और देखा। मुझे लगा कि यहाँ भी काम करना जिस तरीके से मैं करना चाह रहा हूँ मैं नहीं कर पाऊँगा और विशुद्ध रूप से पहाड़ी गाय का काम होना चाहिए। तो मैंने फिर इन दिनों में कारोबार से भी लगभग रिटायर हो रहा था, तो अपनी जितनी भी जमा पूंजी थी उससे मैंने शिमला से निकटतम जो मैं अपने सोर्सेज के हिसाब से खरीद सकता था, अर्की बॉर्डर के मतलब सोलन बॉर्डर के साथ ही शिमला के अर्की, वहाँ खनलक गांव में कोई 14 बीघे ज़मीन खरीदी, 14-15 बीघे ज़मीन खरीद कर वहाँ मैंने पहाड़ी गाय का काम शुरू किया। तो मेरे पास इन द मीन टाइम एक पहाड़ी गाय आ गई थी, एक DFO मिस्टर, अब तो कंजर्वेटर है, मिस्टर सूद चेयरमैन भी है और उनसे वो उनको हम मिलकर आए थे हमीरपुर में। तो उन्होंने एक ये घटना हुई थी कि उन्होंने कहा भी मेरी ट्रांसफ़र हो गई है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में शिमला में, तो मैंने शिमला आना और उन्होंने अपनी गाय दिखाई, एक बहुत सुंदर गाय, पहाड़ी गाय शुद्ध, और उसके साथ बच्चे कि ये गाय और मैं चाहता हूँ वहीं रखूँ ताकि मैं इसके दर्शन कर सकूँ, तो कोई ऐसी जगह बताओ जहाँ मैं इसको दे दूँ। मेरी कोई मतलब एक्सपेक्टेशन इससे कुछ नहीं है, पर मैं जहाँ इसके दर्शन करता रहूँ।
तो मेरे साथ ये टुटू गौशाला, इसी वजह से शायद भी मैं वहाँ से अलग हुआ था। टुटू गौशाला के अधिकारी भी थे और मेरे मुंह से निकल गया कि ठीक है, वहाँ गाय रखी है, आप भी रख दो, ये तो दूध देने वाली है, तो गौशाला को इनकम ही होगी। और ये बात ख़त्म हो गई। उनसे कुछ धन संग्रह भी किया। हमने एक सेमिनार कर रहे थे गौ गौ माता पर, तो पालमपुर में। तो बाद में क्या हुआ कि जब वो आए तो वो शायद वो अध्यक्ष को वो बात चुभ गई थी कि ये रोहिताश ने बिना मेरे से सलाह किए कैसे बोल दिया कि इधर रख ले। उन्होंने वो गाय रखने से मना कर दिया। हालांकि कोई समस्या नहीं थी, गाय दूध दे रही थी, उससे आमदनी ही होनी थी, कोई वो अच्छी गाय थी। परंतु वो फिर मेरे पास आए, सूद थे तो जानते भी थे, तो उन्होंने कहा भाई अब तो ये गाय रखनी है, मैं तो ले आया हूँ। और मैंने कहा अच्छा मैं देखता हूँ कि कोई ना कोई किसी के घर रख देंगे। पर वो नेचुरली शिमला से घोड़ा चौकी से दूर रहते थे लोग, उनके गांव में बात की, जो एक ने मान भी लिया। पर उनका फिर उनका कहना था कि भी नहीं, मैं तो ऐसी जगह चाहता हूँ जहाँ मैं इसके आते जाते दर्शन कर सकूँ। टूटू मैंने इसलिए यहाँ की थी। अंत में जी वो मतलब कि सब ये देखा उन्होंने, वो गाय मेरे घर छोड़ दी। मेरे पास 5-7 बीघा ज़मीन है वहाँ, कि मेरे पास हमारे घर कोई जानता नहीं था उस काम को, रखना नहीं चाहते नहीं थे। तो मैंने फिर फटाफट एक पत्थरों का शेड सा बनाया उसमें और रख दिया। फिर कोई गाय को दूने वाले आदमी ढूंढे, क्योंकि वो मिसी ने कहा भी इसके तो दूध है और थनों में दूध रुक गया तो दर्द होंगी। 2-3 दिन बाद फिर कोई ढूंढा, फिर बल्कि वो हाथ नहीं लगाने दे रही थी। एक तो जो देसी गाय है वो नए लोगों को नहीं मानती है जल्दी। तो बाकी वैसे भी वो बाहर से आई थी, थकी हारी थी, और उसको बच्ची भी साथ थी, तो वो हाथ नहीं लगाने दे रही थी। दूध उसके इकट्ठा हो गया, वो सख्त होने लगे था। तो फिर कोई एक सिरमौरी ने, मेरे यहाँ काम करता था, उसने उसका दूध निकाला, पता नहीं कैसे टांग टूंग बांध कर, और उसने उसका दूध निकाला। और उसके बाद मैंने एक लेडी देखी वहाँ, वो फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको पुचकार कर फिर दूध लेने लगी। 1.5-2 साल रही, फिर वो 2 से 3 हो गई मेरे यहाँ। मुझे लगा कि भाई ये एक अच्छा मौका है और इसकी मैं पहाड़ी गाय की गौशाला चला लूँ, क्योंकि इसकी बजाय कि यहाँ तो ये इतने दिन ज़्यादा मैं रख नहीं सकूँगा। तो फिर मेरे रिटायर भी हो गया था, कुछ पैसा था जो अपनी जमा पूंजी थी, मैंने उसमें वो ज़मीन खरीदी श्रीमती के नाम पर, और वो फिर गौशाला के नाम लीज पर करवा दी, और गौशाला वहाँ पहाड़ी गाय की चलाई। तो इस तरीके से वो पहाड़ी गाय की गौशाला हुई। मन में बड़ा उत्साह था, काफ़ी कुछ कर लेंगे और इसको वाइबल भी बनाएंगे। परंतु और उसकी दृष्टि से मैंने आज बहुत से कैंप लगाए उस गांव में, 10 के करीब कैंप लगाए। हर एक वार्ड से एक एक टीम के 2 दिन का कैंप लगाता था, उनको भोजन की व्यवस्था करवाता था, उनका ठहरना खाने पीने की व्यवस्था करनी, और गाय के उत्पाद क्या बन सकते हैं, गौमूत्र से क्या बन सकता है, गोबर से क्या बन सकता है, और क्या क्या बन सकता है, वो गाय पालनी कैसे चाहिए, ये इसके लिए भी मैं बाहर से विद्वान लाकर उनको ट्रेनिंग देता था। परंतु इन द मीन टाइम कोरोना काल आ गया, वो सारा गड़बड़ हो गया, और मेरी भी उम्र ऐसी हो गई कि मैं अपने आप तो काम कर नहीं सकता था, और कर्मचारी कम मिलने शुरू हुए। कर्मचारियों पर ही मैं चल रहा था, 10 साल से मैं कर्मचारियों पर ही चल रहा हूँ। पर कर्मचारी उस दृष्टि से उस तरीके से काम नहीं कर रहे थे जिस तरीके से हम काम कर रहे थे। तो अब स्थिति ये है कि मेरे पास, और ये जो बीच में मैं जब गाय गौशाला चला रहा था तो बहुत से बच्चे बच्चियाँ हुई। मैं शुरू में एनिमल हस्बेंड्री से इंजेक्शन लेता था, तो एनिमल हस्बेंड्री से मैं किसी भी तरीके से, या 1-2 बार तो मैं करनाल से भी वो देसी गाय के इंजेक्शन लेकर आया, क्योंकि पहाड़ी बैल था नहीं और पहाड़ी बैल का इंजेक्शन मिलता भी नहीं था। तो देसी गाय के इंजेक्शन साहिवाल के मेरा था अनुभव। शायद 1-2 राजस्थान की गाय के भी लगे उसमें इंजेक्शन, पर वो इतने ज़्यादा सफल नहीं हुए। साहिवाल मेरा देखा, तो जितनी जब गाय होती थी 1.5-2 साल की हो जाती थी, तो वो मैं किसी को दे देता था। तो ये दिखता था जरूर कि भी पालने वाला होना चाहिए। तो इन द मीन टाइम काफ़ी लोग जैविक खेती करने वाले, उनकी भी यहाँ भी डिमांड पड़ने लगी। तो ऐसे कोई 8-10 गाय मैंने बांटी हैं, और उसके बीच में फिर मुझे एक पहाड़ी बैल अच्छा मिल गया, और मुझे लगा कि भाई इसका अनुभव अच्छा होना चाहिए। तो पहाड़ी बैल
रखा मैंने, और उससे अभी मेरे पास 2 बच्चियाँ हैं, 2-3 बच्चे हुए थे। वो 3 साल से ज़्यादा फिर बैल रख नहीं सकते, तो वो भी मैंने 3 साल के लगभग उस बैल को यहाँ सुन्नी गौशाला में दिया है, और यहाँ भी मैंने देखा वो अभी काम कर रहा है, ठीक है। और अभी इस वक्त मेरे पास 8 गाय और बच्चों हैं। उसमें से 3 बच्चों हैं, 3 बच्चियाँ हैं, और 2 गाय है। एक उसमें से बूढ़ी हो गई है पर अभी भी दूध दे रही है। वो जो पहाड़ी गाय है मैक्सिमम है, उसे 4 लीटर दूध लेता था। और मेरे पास एक जो पहले गाय थी उसकी मृत्यु हो गई थी, उस गाय से जो साहिवाल का इंजेक्शन लगा था, बहुत अच्छी गाय निकली है, वो 7 या 8 लीटर दे दी है। तो इसमें मेरा अनुभव ये है, मेरा एग्रीकल्चर वालों से भी कहना ये होता था कि वो साहिवाल गाय बांट रहे थे, पर ज़्यादातर मैंने देखा कि साहिवाल गाय गर्म इलाके से अलावा सफल नहीं हुई है। नालागढ़, ऊना वगैरह एरिया में तो वो सफल हुई है, पर ऊपर नहीं सफल हुई है। और अगर हुई है तो वही वो 4-5-6 किलो से ज़्यादा दूध नहीं देती थी। तो मैं उनको यही कहता था कि आप इसको क्रॉस करो साहिवाल से, फिर वो यहाँ इस एटमॉस्फेयर में डाल सकेगी, और यहाँ इस वातावरण में वो सफल होगी। तो अभी मेरे पास ये 7-8 गाय है, और कर्मचारी आजकल मुझे ज़्यादा मिलता नहीं है। मैं रोज़ या तीसरे दिन अप डाउन करता हूँ, क्योंकि कोरोना काल के बाद गौशाला, पहले तो गौशाला ही रहता था, और गौशाला में बच्चे भी नहीं रहने देते, मुझे भी आदत पड़ गई है बच्चों के साथ रहने की। तो मैं जाता हूँ वहाँ 35-36 किलोमीटर रोज़ जाना और आना। तो या दूसरे तीसरे दिन दूध ले आता हूँ, वो दूध हमारे परिवार में लग जाता है। वो दूध 3 साल पहले, कोरोना काल से पहले तक, तो मैं 70 रुपये लीटर A2 मिल्क सर्टिफाइड करवाई थी मैंने अपनी सभी गाय। A2 सर्टिफिकेशन वो मैंने करवाई थी छत्तीसगढ़ से। वहाँ से सर्टिफिकेट मिला हुआ था, गाय की निशानियाँ वगैरह सब लिखी हुई थी, उसमें फोटो लगी हुई थी, और वो A2 मिल्क के नाम से मैं दूध बेचता था। घी मैंने 2000 रुपये किलो तक भी बेचा है, पर अब कर्मचारियों की समस्या, अपने आप काम ना करने की समस्या, और तो कम काम कर दिया है। दूध अपने 2-3 परिवारों के लायक होता है, वो हम आपस में बांट लेते हैं। वो दूध आज भी मैं जाकर लेकर आता हूँ वहाँ से, वो आज भी मैं उसको 70 रुपये लीटर के हिसाब से गौशाला में पैसे डालता हूँ। रजिस्टर्ड गौशाला है वो, एनिमल हस्बेंड्री से रजिस्ट्रेशन है। उसके बाद उनका गो कुछ ऐसा विभाग बनाया था उन्होंने स्वदेशी गाय के लिए, उसमें रजिस्टर्ड है। अपना इनकम टैक्स में वो मैंने उस संस्था का नाम रखा था, गौशाला का नाम तो रखा था कल्याणी गौशाला, और संस्था का नाम रखा था राम कमल चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट। उस वो रजिस्टर्ड है, ट्रस्ट भी रजिस्टर्ड है। ऐसे वो 4-5 जगह रजिस्टर्ड है। पर जितने देर में काम कर पा रहा हूँ, समस्या यही आ रही है कि अपने हाथ से कभी किया नहीं है, कर्मचारी नहीं मिल रहे हैं, और अब आर्थिक दृष्टि से भी हम उतने मजबूत नहीं रह गए हैं। तो पर यह है कि जब तक चलता मैं वो चलाऊँगा, और भगवान से रोज़ प्रार्थना करता हूँ कि ये मेरी गौशाला चलती रहे। तो बस उस तरीके से ये कल्याणी पहाड़ी गाय गौशाला मैंने खनल गांव में अर्की तहसील में चलाई हुई है। आज हम तत्तापानी में मौजूद हैं। जैसा कि आपने अपने माताजी का उल्लेख किया, वे आपकी प्रेरणा स्रोत रही हैं आपके जीवन में, और आपके माता पिता प्रभु श्री राम के भक्त रहे हैं। और तत्तापानी में माघ महीने में आप यहाँ भंडारे का भी आयोजन करते हैं। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि अपने माता पिता की स्मृति में आप ये आयोजन करते हैं, या इसके पीछे और कोई कारण है, और ये आप कब से करते आ रहे हैं, और यहाँ के कैसे अनुभव हैं आपके तत्तापानी जो एक तीर्थ स्थल है, धार्मिक स्थल है, इस बारे में आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे। तत्तापानी में के इसकी कार्यक्रम की जानकारी मुझे, ये जो भंडारा होता है इसकी जानकारी मुझे सन 1982 में मिली।
उससे पहले कोई ज़्यादा इस तरफ रुचि भी नहीं थी, जानकारी भी नहीं थी, कोई संबंध भी नहीं था। सन 1982 में मेरी सगाई हुई और उसमें पता लगा कि जो मेरी होने वाली श्रीमती है सुषमा, उसके बुआ जी वो भंडारा करते हैं और 40-45 सालों से वो लगातार वो बाल विधवा थे और बड़े अच्छे परिवार से थे और आर्य समाज से भी उनका बड़ा और बड़े संस्कारित और विद्वान थे। तो 1982 में मेरी सगाई हो चुकी थी और मैं संघ के काम से आता जाता रहता था, तो सुनने भी मेरा आना जाना होता था। तो मेरे ब्रदर इन लॉ को पता लगा और शादी नहीं हुई थी मेरी और मुझे उसने बुला लिया। हमें तो कोई ज़्यादा जानकारी नहीं थी गांव के सिस्टम की, रीति रिवाजों की, और हमें लगा कि अच्छा काम है तो हम आ गए कि चलो देखेंगे क्या करते हैं, कैसे करते हैं। मैं रात को आ गया और रात को, बल्कि तत्तापानी तब छोटा सा स्थान था ऊपर सड़क से ऊपर को, और हम इनके जो बुआ जी थे वो एक मकान था, बड़ा सा कमरा और एक किचन वगैरह लेकर वहाँ रहते थे। सर्दियों में इन दिनों में वो यहाँ आ जाते थे, 2-3 महीने यहाँ रहते थे और मकर संक्रांति के दिन यहाँ वो ये खिचड़ी का कार्यक्रम करते थे। तो मैं शाम को आकर साले के साथ रहा, बल्कि बाद में मुझे पता लगा कि लोगों ने चर्चा का विषय भी बनाया कि अभी शादी नहीं हुई है, ये क्यों आ गया है। पर मैं रहा, दूसरे दिन हमने पूरा वो कार्यक्रम देखा और उससे मुझे भी बड़ा अच्छा लगा कि एक समाज सेवा का काम तरीका है ये, और मैं चला गया। उसके बाद शादी हो गई और शादी के बाद हर मकर संक्रांति को मिसेस और मैं जरूर आते थे। मिसेस तो बचपन से ही आती थी, उधर से धामी से आया करते थे, वो बताते हैं कभी पैदल भी आया करते थे वो, पर और वो सारे उस समय अटेंड करता रहा। उसके बाद लगभग 12-13 साल पहले बुआ जी की मृत्यु हो गई और मृत्यु होने के बाद कुछ उनके प्रॉपर्टी डिस्प्यूट वगैरह हुए जिसमें हमारा कोई ये नहीं था, और किसी ने उनके परिवार में से भतीजा था कोई, उसने उनकी सारी प्रॉपर्टी पर, काफ़ी प्रॉपर्टी थी शिमला माल रोड पर, अनाडेल में और यहाँ तत्तापानी और भी 1-2 जगह थी, तो उसने कब्जा कर लिया और उसकी कोशिश ये हुई कि भाई ये भंडारा गुंडूरी में हम लोग सम्मिलित ना हो, और वो चाहता भी था कि हम लोग ज़रा दूर रहें। ये स्थिति देखकर हमसे रहा नहीं गया, तो उनके एक और मेरे रिश्ते में ही साडू लगते हैं, मिसे की बुआ जी की बेटी, वो बिटिया उन बुआ जी ने पाली हुई थी बचपन से, बहुत छोटी से, पढ़ाया लिखाया भी, शादी भी उन्होंने की थी। तो उनका लगाव ज़्यादा था। उनके पति का भी बड़ी अच्छी फर्म है, मैसर हीरालाल सारीग्राम के नाम से उनकी दुकान है। तो ऐसे 2-3 लोग जब हमने देखा कि वो दूरी बना रहे हैं पर हमारी अटैचमेंट हो गई थी, तो हम लोगों ने उनके नाम से ट्रस्ट बनाई। ट्रस्ट का नाम रखा दुर्गा देवी बिहारी लाल DDBL लोचन दास, ऐसा उनके पति का नाम था। जो पहले बाल विवाह होते थे, तो छोटी उम्र में उनकी डेथ हो गई थी, तो ये बुआ जी विधवा थे, तो उनके नाम से हमने ये ट्रस्ट का DDBL ट्रस्ट रजिस्टर ट्रस्ट करवाई और उनके नाम से हम पिछले 14-15 सालों से भंडारा कर रहे हैं। अब भंडारे के लिए यहाँ पहले तो ये सारा कवर नहीं हुआ था, तो पहले हम कभी स्कूल में करते थे, एक टीम होती थी जो चावल खिचड़ी बना देती थी, बर्तन लेते थे, हम एक दिन पहले आते थे, कहीं ठहरते थे और सारी व्यवस्था करके उसको दूसरे दिन भंडारा देना। उसके बाद जब यहाँ ये सारा एक्वायर हो गया, तो यहाँ ये जो मंदिर बनाया ऊपर अपना महंत जी का, उसमें नरसिंह मंदिर, उसमें नीचे की मंजिल में वो हमें स्थान देते थे और हम रहते भी वहीं थे। और नीचे 3-4 कमरे, एक बड़ा हॉल था, बाकी किचन वगैरह होता था और बाहर आंगन था, उसमें हम ये भंडारा किया करते थे। तो
इस तरीके से इस भंडारे से जुड़ा हुआ हम 4 लोग ट्रस्टी हैं और आपस में मिलकर उसमें हम पैसा डालकर वो काम करते हैं। उसमें शायद रमेश जी जो है, शायद जो, क्योंकि जो हम देते हैं पैसा, मुझे लगता है कि वो शायद पूरा नहीं होता, तो वो अपनी तरफ से फिर बाकी सारा वो करते हैं। पिछले साल मेरा यहाँ आना नहीं हुआ, तो वो पता लगा कि पिछले साल वो जो मंदिर है, मंदिर के में भाइयों में वो प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट में निचली मंजिल किसी की और किसी दूसरे भाई के, ये 4-5 साल पहले दूसरे भाई के पास चली गई थी, पर तब भी हमारा भंडारा वहाँ चलता रहा। पर पिछले साल से उसने वो जगह देने से मना कर दिया और उसमें काफ़ी परेशानी आई। तो उसको फिर कहीं और खुली जगह में करना पड़ा भंडारा तो करना था, और वो उसमें दुर्भाग्य से मैं अनुपस्थित रहा, कहीं बाहर गया हुआ था, विवेकानंद केंद्र वगैरह उस तरफ दक्षिण की तरफ था, तो आ नहीं पाया। उसके इस साल फिर ये बात हुई कि ये जो दूसरा मंदिर बना है नीचे, उन्होंने कहा कि आप यहाँ आप भंडारा करिए। तो यहाँ पिछले 14-15 सालों से हम घी और खिचड़ी का जो भंडारा है ये चलाते आ रहे हैं, और घी इसके साथ घी देते हैं, और साथ में इसमें काफ़ी ज़्यादा हम अचार बना कर लाते हैं। 5-7 दिन पहले ही परिवार की लेडीज़ इकट्ठी होती हैं और 1-2 पुरुष भी, और मूली का और गलगल का अचार बनाते हैं फ्रेश, और फिर वो लेकर आते हैं और वो अचार साथ में चलाते हैं। तो कल का जो भंडारा था काफ़ी अच्छा रहा, सफल रहा। लगभग जो हमने हमारी कैलकुलेशन रही उसमें लगभग 4000 के लोग, लगभग नहीं एग्जैक्ट 4000 के लोग, गरीब लोग खिचड़ी खा कर गए। सभी तरह के लोग आते हैं, ज़मीन पर बैठकर खिचड़ी खाते हैं, तो ये भी एक अच्छा अनुभव है। पुराना ऐतिहासिक पर्व है, और इस समय में, इस महीने में खिचड़ी खाना अच्छा माना गया है। ये धार्मिक दृष्टि से भी और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ये पौराणिक हमारी ये चल रहा है, तो वो कर रहे हैं। जब तक कर सकते हैं कर रहे हैं। आगे वैसे अब हमारे आगे परिवार के बच्चे भी इसमें अब रुचि लेने लगे हैं। इस बार मेरा बड़ा बेटा वो खुद आया था, और रमेश जी का बड़ा बेटा आया था, और यहाँ आकर पहले सारी व्यवस्थाएं वगैरह करके हमारा ठहरने का इंतजाम और बाकी, तो वो बहुत अच्छी तरीके से कोशिश करते हैं हम संपन्न हो। तो इस तरीके से हम ये खिचड़ी के कार्यक्रम में या तत्ता पानी के कार्यक्रम में मेरी इन्वॉल्वमेंट हुई है। हिमालयन डिजिटल मीडिया रोहिताश जी आपका आभारी है। आपने अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं पर आज विस्तार पूर्वक चर्चा की। आपने अपनी जीवन यात्रा, गौ सेवा, धार्मिक कार्यों, विशेष तौर पर श्री राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े कार्य सेवा के अनुभवों को हमारे साथ साझा किया। आपने अपने राजनीतिक जीवन पर भी हमसे खुलकर बात की। आपने संगठन के कार्य किए हैं, उसकी भी आपने विस्तार पूर्वक चर्चा की, जिसके लिए हम आपका आभार प्रकट करते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आज का ये साक्षात्कार उन तमाम लोगों के लिए प्रेरणा का कार्य करेगा जो राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, संगठनों में कार्य कर रहे हैं, गौ सेवा का कार्य कर रहे हैं, और हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति के जन जागरण का कार्य कर रहे हैं। उन सभी के लिए यह आपका जो आशीर्वचन आज यहाँ प्राप्त हुए हैं, उससे उन्हें प्रेरणा मिलेगी। तो मैं चाहूँगा कि कार्यक्रम के समापन पर आप हमारे दर्शकों को, श्रोताओं को अपना संदेश जरूर दें। हितेंद्र जी, हिमाचल डिजिटल सेवा के द्वारा आपने जो मेरे विचार आम दर्शकों तक पहुंचाए हैं, उसके लिए मैं आपका और हिमाचल डिजिटल सेवा का बहुत आभारी हूँ। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि जो स्वदेशी गाय है, वास्तव में गाय तो वही है, दूसरी तो गाय नहीं है, वो अलग अलग पशुओं के जीन से उन्होंने बीफ खाने के लिए बनाई है, और वो तो उनके लिए वहाँ तो वाइबल है, यहाँ वो वाइबल नहीं हो पा रही है। और फिर
हम देख रहे हैं पिछले जब से ये गाय दूसरी जर्सी आई है उसका लोगों को लग रहा है कि दूध बहुत ज़्यादा है, पर जब से वो आई है बीमारियां ज़्यादा बढ़ी हैं, तो उसकी वजह से बीमारियां ज़्यादा बढ़ रही हैं। और अगर हम अपनी गाय को और इसके इस पर अनुसंधान करें, इस पर कोशिश करें, इसके प्रोडक्ट्स भी बनाएं, तो मुझे लगता है कि ये गाय बहुत लाभदायक है। अभी भी देखिए कि बहुत से लोगों का जीवन इस पर, आम आदमी का, गरीब आदमी का जीवन इस पर चल रहा है, और ये देश के लिए बड़ी लाभकारी होगी। और मैं कहूँगा कि मैं तो एक अंश मात्र काम कर सका हूँ, बाकी लोग भी इस पर इस दृष्टि से इसको इकोनॉमिकली और मजबूत बनाए, ताकि सारा समाज इसको अपनाए, तो इकोनॉमिकली इसको और ज़्यादा प्रॉफिटेबल बनाए और इस पर काम करें। तो ये आपका और मैं हिमाचल डिजी सेवा का बहुत आभारी हूँ। आपने इस इंटरव्यू के नाते मेरे विचार आम लोगों तक पहुँचाए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी श्रोताओं को भी